हेलो माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का एपिसोड है एपिसोड 101 से लेकर एपिसोड 110 तक। जैसे आप लोगों को मेरे एपिसोड का इंतज़ार रहता है, वैसे ही मुझे भी आप लोगों के लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो एपिसोड सुनने के बाद लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की फेवरेट स्टोरी, ऑब्सेस विथ लिटिल इनोसेंट वाइफी। क्योंकि सामने अंतरा के लहंगे में आग लग चुका था, साथ ही अंतरा वही नीचे फर्श पर गिर चुकी थी और अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख कर रो रही थी। वही सिद्धि आगे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंशिका ने उसका हाथ पकड़ के रोका हुआ था। इधर भावना जी अपने हाथों से अंतरा के लहंगे में लगे हुए आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तभी शिवांश जल्दी से आगे बढ़ता है और फ्रिज में से एक बड़ा जग पानी का निकालकर पूरा का पूरा पानी अंतरा की तरफ फेंक देता है। शिवांश के ऐसा करते ही अंतरा के लहंगे में लगी हुई आग तुरंत ही बुझ जाती है। वहीं इधर अवतार जल्दी से आगे आता है और अंतरा को अच्छे से देखता है। अंतरा की ऐसी हालत देखकर अवतार की जान निकली जा रही थी, लेकिन अंतरा अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखकर तेज तेज रो रही थी। वहीं अवतार जैसे ही अंतरा को इस हालत में देखता है, अवतार को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। अवतार जल्दी से अंतरा को अपनी गोद में उठता है और कीर्ति को चिल्लाते हुए कीर्ति से कहता है, अवतार कीर्ति प्लीज जल्दी आओ और बीवी को देखो जल्दी। अवतार की बात सुनकर कीर्ति जल्दी से अवतार के पीछे दौड़ जाती है। वहीं अवतार अंतरा को लेकर अपनी रूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर अंतरा को जाता हुआ देखकर सिद्धि भी तेज कदमों से अंतरा और अवतार के पीछे जाने लगती है। तभी शिवांश सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। इधर भावना जी भी रोए जा रही थी। तभी अशोक जी जल्दी से आगे आते हैं और भावना जी के हाथों को देखने लगते हैं। वहीं अवि जल्दी से आगे जाकर भावना जी के हाथों को देखते हुए भावना जी से कहता है, अवि छोटी माँ चलिए मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। भावना जी नहीं, पहले तुम अंतरा को देखो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। पता नहीं मेरा ध्यान कैसे नहीं रहा, उसे देखो पहले। अवि की बातों को बीच में काटते हुए भावना जी रोते हुए अपनी बात अवि से कहती है। वहीं अवि भावना जी को समझाने की कोशिश करते हुए भावना जी से कहता है, अवि छोटी माँ कीर्ति अंतरा भाभी को देख रही है, आप चलिए वरना आपके हाथों की जख्म ज्यादा बढ़ जाएगी। अशोक जी अवि ठीक कह रहा है, भावना पहले चलो तुम भी अपने हाथों की पट्टी करवा लो। अवतार गया है ना अंतरा को लेकर और कीर्ति उसके साथ है, वह देख लेंगी उन्हें। अशोक जी जब देखते हैं कि भावना जी अवि की बात नहीं मान रही है, तो अशोक जी भावना जी से अपनी बात कहते हुए उन्हें मानने लगते हैं। वहीं अशोक जी के बहुत बोलने पर भावना जी भी अपने सर को हाँ में हिला देती हैं। इसके साथ ही अशोक जी भावना जी को सहारा देकर उठाते हैं और भावना जी को लेकर किचन से बाहर चले जाते हैं। वहीं अब तक वहां पर मौजूद सभी लोग अवतार अंतरा के साथ उनके पीछे पीछे जा चुके थे, लेकिन दादी सा वह अपनी जगह पर जम के खड़ी हुई थी। दादी सा को अपनी जगह पर जम के खड़ा देख माया जी और सुमित्रा जी भी अपनी जगह पर रुक जाती है। फिर एक दूसरे का चेहरा देखकर माया जी आगे जाकर दादी सा को थोड़ा सा हिलाते हुए दादी सा से कहती है, माया जी माँ सा क्या हुआ, चलिए हमें अंतरा को देखना है, कहीं उसे ज्यादा चोट ना लगी हो। माया जी की बात सुनकर दादी सा अपने होश में आती है और अपनी नजर घुमाकर माया जी की तरफ देखने लगती है। वहीं माया जी जब दादी सा को देखते हैं तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि दादी सा की आंखों से इस वक्त झरझर आंसू की धाराएं बह रही थी। दादी सा को रोता हुआ देख कर माया जी घबराते हुए दादी सा को देखकर दादी सा से पूछती हैं, माया जी क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? देखिए अंतरा ठीक होगी, हमें चलकर पहले देखना चाहिए।
सुमित्रा जी हाँ माँ सा माया ठीक कह रही है, पहले हमें चलकर अंतरा को देखना चाहिए, अभी उसे हमारी जरूरत है, और वैसे भी उसे कुछ नहीं हुआ होगा, अवतार है ना। और कीर्ति वह भी तो गई है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। माया जी अभी अपनी बात दादी सा कह ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी भी आगे आते हुए दादी सा के कंधे पर हाथ रखकर दादी सा को समझाते हुए कहती है। वही दादी सा सुमित्रा जी की बात सुनकर और भी तेज तेज रोने लगती है। इधर माया जी और सुमित्रा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि दादी सा इस तरह से क्यों रो रही है। दादी सा इस वक्त इस तरह से रो रही थी जैसे कोई अपना उनसे बिछड़ गया हो। वही दादी सा को इस तरह से रोता हुआ देखकर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह दोनों ही अभी दादी सा से आगे कुछ कहती कि तभी दादी सा उन दोनों को एक एक नजर देखने के बाद अपने हाथों को उठाकर एक जगह इशारा करती है। इधर दादी सा का इशारा पाकर माया जी और सुमित्रा जी अपनी नजर को घुमाकर देखती है तो दादी सा उस दिशा की तरफ इशारा कर रही थी जिस दिशा की तरफ अभी अभी अंतरा नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। वही दादी सा का इशारा मिलते ही जब माया जी सुमित्रा जी वहां पर देखती है तो उन दोनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि फर्श पर अभी खून लगा हुआ था। फर्श पर लगे खून को देखकर माया जी और सुमित्रा जी की भी धड़कन तेज हो जाती है। इसके साथ ही वह दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। अभी उन दोनों के ही चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था। उन दोनों को ही अब समझते देर नहीं लगी थी कि दादी सा आखिर क्यों इतना रो रही है, लेकिन वह दोनों फिर भी खुद को कंट्रोल करके एक दूसरे को कुछ इशारा करती है। फिर दादी सा को पकड़ के वहां से ले जाने लगती है, लेकिन इस बीच दादी सा के आंसू नहीं रुक रहे थे। आंसू तो अब माया जी और सुमित्रा जी के भी आंखों में आ चुके थे, लेकिन वह दोनों ही अपने आंसू को बहने से रोक रही थी, क्योंकि वह दोनों ही जानती थी कि अगर वह दोनों में से कोई भी रो देगा तो दादी सा को संभाल पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त दादी सा माया जी सुमित्रा जी बस यही प्रार्थना करके अपने कदमों को अंतरा के रूम की तरफ बढ़ा रही थी कि कुछ अनहोनी ना हुआ हो और अंतरा के साथ उसका बच्चा भी सेफ हो। दूसरी तरफ अवतार का रूम। अवतार जल्दी से अपनी गोद में पकड़े अंतरा को अपने रूम में लेकर आता है और बहुत ही आराम से अंतरा को बेड पर लेटा देता है। वही अंतरा अब तक बेहोश हो गई थी। अवतार अंतरा को बेड पर लेटा कर अंतरा के बेहोश पीले चेहरे को देखते हुए अंतरा के हाथों को पकड़कर खुद भी अंतरा की बगल में वही बेड पर बैठ जाता है। वहीं कीर्ति भी जल्दी से भागते हुए आगे आती है और अंतरा के नब्ज को चेक करने लगती है। तभी कीर्ति अवतार की तरफ देखकर अवतार को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन अवतार कीर्ति को साफ मना कर देता है कि वह कहीं नहीं जाएगा। अपनी बीवी को छोड़कर इधर कीर्ति जब देखती है कि अवतार नहीं मान रहा है तो कीर्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे और कैसे करे। तभी कीर्ति की नजर अभी अभी रूम में आए शिवांश, सिद्धि, समीर, मान्यता, वाणी, आवान, विक्रांत, दिया, शमशेर, अमाया के ऊपर पड़ती है। तभी कीर्ति समीर और शिवांश की तरफ देखकर उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, कीर्ति आप लोग प्लीज अवतार भाई को बाहर लेकर जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अंतरा को चेक करना है और मैं ऐसे उनके सामने अंतरा को चेक नहीं कर सकती, ना ही अंतरा का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। कीर्ति की बात समझकर शिवांश समीर की तरफ देखकर उसे अवतार को बाहर ले जाने के लिए कहता है। वही समीर शिवांश का इशारा समझकर अपने सर को हाँ में हिलता है और अवतार को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन अवतार समीर की बात ना मानते हुए बाहर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से विक्रांत, समीर, आवान, शमशेर, मनन के समझाने के बाद अवतार बाहर आता है। वही शिवांश भी सिद्धि को लेकर बाहर आ जाता है और अवतार के कमरे के बाहर कीर्ति के आने का इंतजार करने लगता है। इधर अब तक सारे घर वाले अवतार के रूम की बाहर पहुंच चुके थे। वहीं दादा ठाकुर की भी धड़कनें तेज हुई पड़ी थी। उन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कहीं उन लोगों के खुशियों को फिर से तो किसी की नजर नहीं लग गई है। इधर सिद्धि का भी रो
रोकर बुरा हाल था। सिद्धि शिवांश के गले लगकर रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर अवि भावना जी और अशोक जी के साथ आता है। अवि की नजर जैसे ही सिद्धि के ऊपर पड़ती है तो अवि परेशान होकर शिवांश की तरफ देखते हुए शिवांश से कहता है, अवि शिवांश यार भाभी को शांत करवा, ऐसी कंडीशन में उनका इतना रोना ठीक नहीं है। अवि की बात शिवांश भी समझ रहा था, लेकिन शिवांश ने बहुत कोशिश की थी सिद्धि को चुप कराने के लिए, लेकिन फिर भी सिद्धि चुप ही नहीं हो रही थी। शिवांश को समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो सिद्धि को चुप कैसे करवाएं। तभी वाणी आगे आता है और शिवांश की तरफ देखकर सिद्धि को थोड़ा छोड़ने का इशारा करती है। वही वाणी का इशारा समझकर शिवांश भी सिद्धि को अपने से दूर करता है। इधर वाणी सिद्धि को अपने गले से लगा लेती है। वाणी के गले लगते ही सिद्धि का रोना और भी तेज हो जाता है, लेकिन वाणी सिद्धि के सर को बहुत प्यार से सहलाते हुए सिद्धि से कहती है, वाणी छोटी, अगर आप ऐसे रोएगी तो फिर अंदर लेटी आपकी अंतु दिदु तो कमजोर पड़ जाएगी। और क्या आप चाहती हो कि अंतु दिदु कमजोर पड़े? देखिए, अगर आप ऐसे रोएगी तो फिर वह यह सोचेंगे कि उनकी प्रिंसेस कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन उनकी प्रिंसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। प्लीज शांत हो जाओ छोटी, क्योंकि अंतरा भाभी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी प्रिंसेस उनकी वजह से रो रही है। वाणी के समझाने पर सिद्धि बहुत मुश्किल से सुबकते हुए शांत हो जाती है। इधर सिद्धि को शांत देख बाकी के घर वाले भी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वह लोग भी इस वक्त सिद्धि की कंडीशन के बारे में सोच सकते थे। तकरीबन 1 घंटे बाद अंतरा के रूम का डोर ओपन होता है और कीर्ति रूम से बाहर आती है। वही रूम का डोर ओपन होते ही अवतार जल्दी से आगे आता है और कीर्ति की तरफ देखने लगता है। इधर सिद्धि जो शिवांश की गोदी में बैठी हुई थी, वह भी शिवांश की तरफ देखती है तो शिवांश सिद्धि को नीचे उतार देता है। इसके साथ ही सिद्धि भी जल्दी से आगे जाकर कीर्ति की तरफ देखने लगती है। वहीं बाकी के घर वाले भी जल्दी से आगे आकर कीर्ति की तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त कीर्ति के भी चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ नजर आ रही थी। कीर्ति के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि कीर्ति बहुत ज्यादा परेशान है और वह कुछ कहने में हिचकिचा रही है, जिससे सभी घर वालों की धड़कन और भी तेज होने लगी थी। वही कीर्ति के चेहरे पर परेशानी देखकर अवतार के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अवतार एक आस लगाकर कीर्ति को देख रहा था। ना जाने क्यों अवतार को कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। इधर कीर्ति जब सबको अपनी तरफ ही देखता हुआ पाती है तो वह एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है। फिर अवतार की तरफ देखकर बहुत मुश्किल से अवतार से कहती है, कीर्ति अंतरा और बेबी। 8 साल बाद रॉयल इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर। 2 लड़के इस वक्त आमने सामने खड़े एक दूसरे को बुरी तरीके से घूर रहे थे। उन दोनों ही लड़कों के देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की ही उम्र यही कोई 8 से 9 साल की होगी। वह दोनों ही लड़के देखने में काफी अच्छे फैमिली के लग रहे थे। वही एक लड़का जिसकी सिल्की बाल ब्राउन बाल थे, वह अपने सामने खड़े लड़के को घूरते हुए उस लड़के से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मोहित कि तुम मुझसे मानव समीर सिंह राजपूत से बच पाओगे? याद रखना, मुझसे आज तक कोई बच नहीं पाया है, क्योंकि मेरे दादू कहते हैं मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बिल्कुल उन्हीं के जैसे। तो चलिए लिए मिलते हैं इनसे। नाम मानव समीर सिंह राजपूत, उम्र 8 साल, समीर और मान्यता का बड़ा बेटा। इस वक्त 3 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। दिखने में इसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल समीर से मैच कहते हैं। साथ ही अपने दादा दादी का सबसे लाडला है। दादी की तो जान बसती है। मानव में प्यार से सब इसे मान कहकर बुलाते हैं। IQ लेवल काफी हाई है। यह अभी अपने सामने खड़े लड़के जिसका नाम मोहित है, उसको इसलिए बुरी तरह घूर रहा है क्योंकि इस लड़के ने एक गलती कर दी, और वह गलती थी कि इस लड़के ने मान के सामने रुद्र की शिकायत कर दी। अब ये रुद्र कौन है यह तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। अब आते हैं कहानी की तरफ।
मानव अपने सामने खड़े लड़के को बुरी तरह से घूर रहा था। वहीं मान के सामने खड़ा लड़का भी मान को घूरते हुए कहता है, मोहित तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा मान, क्योंकि मैं जानता हूँ रुद्राक्ष अपने आप को सबसे बड़ा समझता है और वह तुम लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता, भले तुम इस बात को मानो या ना मानो। वहीं अपने सामने खड़े मोहित की बात सुनकर मान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह अपना दांतों को पीसते हुए अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगता है। तभी वहां पर उस लड़के मोहित के 3-4 साथी आ जाते हैं और मोहित उन सभी की तरफ देखकर उन सभी से कहता है, मोहित चलो इस मारते हैं, वैसे भी आज ये अकेला है, इसे तो हम आज सबक सिखा कर ही रहेंगे, बहुत उड़ता है यह और इसके साथ के लोग। वहीं मोहित की बात सुनकर बाकी के लड़के भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और मान की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर मान भी बिना डरे उन लड़कों से लड़ाई करने लगता है। मान अभी मोहित से लड़ रहा था कि तभी मोहित के साथियों में से एक और साथी आगे आता है। वो लड़का अभी पीछे से मान को एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ जाकर उस दूसरे लड़के के हाथों को पकड़ के अपने मुट्ठी में भींचकर उस लड़के को पीछे धक्का दे देता है। वहीं वह लड़का अपनी नीली आंखों से गुस्से में अपने सामने गिरे हुए लड़के को देखकर गुस्से में गुर्राते हुए उस लड़के से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को अकेला समझकर उसे मारने की, और तुम्हारे साथियों ने क्या कहा कि मान अकेला है। मान कभी अकेला नहीं रह सकता क्योंकि उसके साथ हम सब हैं। फिलहाल तो तुम्हारे लिए हम ही काफी हैं। तो अगर है हिम्मत तो अधिक अवतार सिंह राजावत के दोस्त को हाथ लगाकर दिखाओ, फिर दोबारा हाथ उठाने लायक नहीं रहोगे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नाम अधिक अवतार सिंह राजावत, उम्र 8 साल। अवतार अंतरा के बड़े बेटे। दिखने में बिल्कुल अवतार के जैसे, लेकिन इनके चेहरे पर उसकी मां की मासूमियत की झलक भी नजर आती है। इसके साथ ही इसकी आंख बिल्कुल अवतार के जैसी नीली थी। गुस्से में अधिक अवतार से कम भी नहीं था। ज्यादा बोलना इन्हें पसंद नहीं। अपने घर में सबके लाडले हैं। यह भी अभी 3 स्टैंडर्ड में है और मजाल नहीं कि इनकी छोटी दादी के होते हुए इन्हें कोई कुछ कह दे। अब आते हैं कहानी की तरफ। अधिक अपने सामने घूरते हुए लड़के को देख रहा था, तभी एक और लड़का दौड़ते हुए वहां पर आता है जो अधिक के ही उम्र का था। फिर वो लड़का उस लड़के को फर्श से उठाकर उसके कपड़े झाड़ते हुए उस लड़के को वापस से पीछे धकेलकर गिरा देता है। इसके साथ ही वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। वही उस लड़के की ऐसी हरकत देखकर अधिक लाचारी से अपने सर को ना में हिला देता है और अपनी नजर उस लड़के की तरफ करके उस लड़के को देखते हुए उस लड़के से कहता है, अधिक अक्ष क्या कर रहे हो। अधिक की बातों पर वह लड़का जिसका नाम अक्ष था वह अपने सर को घुमाकर अधिक की तरफ देखता है और हंसते हुए अधिक से कहता है, अक्ष ब्रो, हम लोग यहाँ फाइटिंग करने आए हैं, तो बस फाइटिंग करने के लिए खुद को थोड़ा गुस्सा दिला रहे हैं। वह क्या है ना, आपको तो बाबा सा के जैसा फौरन ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम तो अपने माँ सा के लाडले हैं ना, इसलिए हमें माँ सा के जैसा गुस्सा कम ही आता है। सो हमने सोचा क्यों ना खुद को थोड़ा गुस्सा दिलाने के लिए वार्म अप कर ले। अब तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? तो अच्छा, आई नो तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि अक्ष अवतार सिंह राजावत को समझ पाना कितना मुश्किल है। अधिक से अपनी बात कह के अक्ष फिर से हंसने लगता है। वही अक्ष की बात सुन अधिक घुर कर अक्ष को देखने लगता है। तो चलिए जानते हैं अक्ष के बारे में। नाम अक्ष अवतार सिंह राजावत, उम्र 8 साल। अवतार अंतरा का चोट बेटा। अधिक से 5 मिनट छोटा है। दोनों ही भाई ट्विंस है, लेकिन दिखने में इनके फेशियल फीचर्स बिल्कुल अलग है। जहां अधिक का चेहरा बिल्कुल अवतार से मिलता है, वही अक्ष का चेहरा बिल्कुल अंतरा से मिलता है। दोनों भाइयों में अगर कुछ एक जैसा है तो वह है इनकी नीली आंखें। दोनों ही भाई की आंखें नीली है जैसे कि अवतार की। दोनों ही भाई इस उम्र में भी काफी हैंडसम लगते हैं।
जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि आगे आने वाले वक्त में यह दोनों काफी हैंडसम निकलेंगे। जहां अधिक कम बोलता है वही अक्ष ज्यादा बोलता है और साथ ही अपने दादू का बेस्ट बड्डी है। जहां अधिक को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है वही अक्ष हंसते हंसते बहुत सारे काम कर दिया करता था। अक्ष को गुस्सा दिला पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अक्ष अपने चेहरे पर स्माइल लिए बहुत से ऐसे काम कर देता था जो गुस्से में कोई नहीं कर पाए। लेकिन अगर अक्ष को गुस्सा आ जाता था तो उसे संभाल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। अक्ष के गुस्से को काबू अगर कोई कर सकता था तो वह था सिर्फ रुद्राक्ष। अक्ष अभी अपनी बात अधिक से बोलकर घूमता है कि तभी एक दूसरा लड़का आकर अक्ष को मारने वाला होता है। इधर अधिक जब देखता है कि अक्ष को कोई दूसरा लड़का मारने वाला है तो अधिक आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही अक्ष अपने पैर को उठाकर उस लड़के के पेट में मार देता है। वही अक्ष का लात लगते ही वह लड़का भी अपने पेट को पकड़ के नीचे झुक जाता है। इधर उस लड़के की ऐसी हरकत देखकर अक्ष हंसने लगता है। वही अक्ष को फिर से हंसता हुआ देखकर अधिक लाचारी से अपने सर को ना में हिला देता है। फिर अधिक घूमकर मान की तरफ देखता है। वही अधिक जब देखता है कि मान दो लड़कों से अकेले लड़ रहा है तो अधिक गुस्से में उस ओर बढ़ जाता है। इसके साथ ही मान से एक लड़के को छीनकर उस लड़के को बुरी तरह से मारने लगता है। वही मान भी दूसरे लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। इधर अक्ष को एक साथ दो लड़कों के साथ निपटना पड़ रहा था। वही इस वक्त मान, अधिक और अक्ष अभी उन सभी लड़कों पर भारी पड़ रहे थे कि तभी दूसरे लड़के के टीम में से दो लड़के पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। इसके साथ ही वह दोनों ही अक्ष अधिक मान के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस उम्र में भी मान, अधिक और अक्ष काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। तभी दो लड़के में से एक लड़का आगे आता है और वह अधिक के सर पर अभी डंडे से मारना वाला होता है कि तभी एक हाथ जाकर उस डंडे को रोक लेती है। उस हाथ के डंडे को रोकते ही वह लड़का अपनी नजर घुमाकर देखता है तो उसके अंदर तक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक और उन्हीं के उम्र का लड़का खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी बहुत गुस्से में है। उस लड़के की नीली आंखें इस वक्त गुस्से में दहक रही थी। वही वह लड़का उस लड़के के हाथ से डंडे को छीनकर उस लड़के को एक लात उसके पेट में मारता है। वही उस लड़के की लत खाकर वह लड़का फर्श पर गिर जाता है और अपने दूसरे साथी को देखने लगता है। उस लड़के की लात पड़ते ही बाकी सब अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इसके साथ ही वह लड़का अपने बेहद ठंडी और गुर्राती हुई आवाज में उस लड़के की तरफ घूरते हुए कहता है, पीठ पर वार करना कायरों का काम है और हम राजपूत हैं। राजपूतों में पीठ पर वार नहीं किया जाता और तुमने सोच भी कैसे लिया रुद्राक्ष शिवांश सिंह ठाकुर के होते हुए तुम उनके दोस्तों और भाइयों पर भारी पड़ सकते हो। हमारी मासा ने हमें सिखाया है एक बन करके रहने के लिए। अगर तुम एक होंगे तो कोई भी कभी तुम्हें तोड़ नहीं सकता और हम हमेशा ही अपनी मासा की सारी बातें मानते हैं, इसलिए हम भी एक बन करके रहते हैं। हमारे अंदर कोई चाह कर भी दूरी और फुट नहीं डाल सकता। तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम और तुम्हारे दोस्त यह कर पाएंगे? तो आइए मिलते हैं इनसे। नाम रुद्राक्ष शिवांश सिंह ठाकुर, उम्र 8 साल। शिवांश और सिद्धि का बड़ा बेटा। दिखने में यह बिल्कुल शिवांश की कार्बन कॉपी लगता है। वहीं इसकी आंख बिल्कुल शिवांश के जैसी नीली है। यह सिर्फ दिखाने में ही नहीं बल्कि स्वभाव से भी शिवांश की तरह ही है। ना ज्यादा किसी से बोलता है और ना ही ज्यादा मस्ती करता है। शिवांश के जैसे ही अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन लिए घूमता रहता है। लेकिन अगर इसकी मासा इसके सामने आ गई तो वह इस दुनिया का सबसे क्यूट, स्वीट और केयरिंग बेटा बन जाता है। ये भी अभी 3 स्टैंडर्ड में है। शिवांश और रुद्राक्ष के बीच बाप बेटे की एक कोल्ड वॉर हमेशा से ही चलती आ रही है। वो क्यों है ये तो आगे पता चलेगा। अपने दादू बाबा के लाडले पोते हैं रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष में उन्हें अपना शिवांश दिखता है। अब आते हैं कहानी की तरफ।
अभी रुद्राक्ष ने अपनी बात कही ही थी कि तभी कोई जोर जोर से सीट मारते हुए रुद्राक्ष को देखकर ताली बजा रहा था। वही रुद्राक्ष उस सीटी की आवाज सुनकर और ताली की गड़गड़ाहट सुनकर अपनी आंखों को बंद कर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है। फिर अपने दांतों को कीटाते हुए अपनी आंखों को झटका से खोलता है। फिर अपने सर को जल्दी से घुमाकर अपने सामने घूरने लगता है, जहां पर रुद्राक्ष के ही उम्र का एक और लड़का खड़ा था। वह लड़का रुद्राक्ष के डायलॉग पर ताली बजा रहा था, साथ ही वह सीटी भी मार रहा था। वही रुद्राक्ष के बगल में खड़ा हुआ मान उस लड़के को देखकर अपने दांतों को किटकिटाते हुए उस लड़के से कहता है, मान कियान, क्या तुम्हें यही वक्त मिला था सीटी बजाने का और ताली बजाने का? मान की बात सुनकर वह लड़का, जिसका नाम कियान था, वह हंसते हुए आगे आता है। फिर अपनी हंसी को कंट्रोल कर मान रुद्राक्ष, अधिक और अक्ष की तरफ देखकर कहता है, कियान, अरे नहीं यार, मैं तो यह सोच रहा था कि रुद्र ने क्या मस्त डायलॉग मारा ना। अगर यहाँ पर देव, दिव्यान, शिवांत और अनय होते तो वह रुद्र के डायलॉग पर इसी तरह सीटी मारता। अब वह सब तो यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा उनकी कमी ही पूरी कर दी जाए। कियान अपनी बात कहकर हंसने लगता है। रुद्राक्ष, अधिक कियान की बातों को सुनकर अपने दांतों को किटकिटाते हुए कियान को देखने लगते हैं। तभी मान रुद्राक्ष और अधिक के कंधों पर हाथ रखकर उन दोनों को शांत करवाते हुए उन दोनों से कहता है, मान छोड़ना यार, जाने देना। वैसे भी यह कैसा है, तुम लोग तो जानते ही होना, रहने दे। मान की बात सुनकर अधिक और रुद्राक्ष एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और वापस से उन सभी लड़कों से भीड़ जाते हैं। इधर कियान जब देखता है कि सब लोग उसे इग्नोर करके वापस से एक दूसरे में भीड़ गए हैं, तो वह भी उस लड़ाई में कूद कर सबको मारने लगता है। इधर अक्ष और कियान हंसते हुए लड़के लोग को मार रहे थे, तो वही मान, अधिक और रुद्राक्ष गुस्से में बाकी सबको मार रहे थे। तभी अक्ष कियान की तरफ देखकर कियान से कहता है, अक्ष, ये वेदांश कहाँ है? अक्ष की बातों को सुनकर कियान अक्ष की तरफ देखता है और अपने मुंह को बनाकर अक्ष की तरफ देखते हुए अक्ष से कहता है, कियान, पता नहीं इस लड़के का क्या चक्कर है। यह रुद्राक्ष और अधिक हमेशा ही लैपटॉप में घुसकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खासकर यह वेदांश, एक वक्त को अधिक और रुद्राक्ष थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन यह वेदांश, इसका तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। कियान की बात सुनकर अक्ष हंस देता है। वही अक्ष को हंसता हुआ देखकर कियान भी हंसने लगता है। इसके साथ ही वह दोनों वापस से सबके ऊपर भीड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कियान के बारे में। नाम कियान अविनाश सिंह राठौड़, उम्र 7 साल 6 महीना, अवि कीर्ति का बेटा। दिखने में बिल्कुल अविनाश के जैसे फेशियल फीचर्स है, सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि हरकत में भी यह अविनाश के ऊपर गए हैं। लेकिन यह अपने दादू और मासा के सबसे लाडले हैं। इनके दादू के होते हुए अगर इनसे कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो इनके दादू पूरे महल को हिलाकर रख देते हैं। इसके लिए तो इसके दादू अवि को भी फटकार देते हैं। वैसे तो यह अधिक मान अक्ष और रुद्राक्ष से 6 महीने छोटा है, लेकिन यह उन्हीं लोगों के क्लास में पढ़ता है। अब आते हैं कहानी की तरफ। अभी मान, अधिक, अक्ष, रुद्राक्ष, कियान लड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर 2 टीचर आते हैं और उन सभी लड़कों को एक दूसरे से अलग करते हैं। वही वह दोनों टीचर सबको अलग करने के बाद एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और कुछ इशारा करके अपने सर को हाँ में हिलाकर उन सभी लड़के को प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस। सभी लड़के इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े थे। वहीं प्रिंसिपल सर ने उन सभी लड़कों को रस्टिकेट कर दिया था। जिन लोगों ने मान के साथ लड़ाई शुरू की थी, उन सभी को रस्टिकेट करने के बाद, उन सभी को भेजने के बाद प्रिंसिपल सर के सामने इस वक्त रुद्राक्ष, अधिक, मान, अक्ष और कियान खड़े हुए थे। लेकिन उन सब को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह सब अभी गिल्टी फील कर रहे हैं, बल्कि उन सब को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था कि लड़ाई उन लोगों ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने कर दी हो, क्योंकि वह पांचों ही प्रिंसिपल को घूरकर
देख रहे थे। इधर प्रिंसिपल जब उन लोगों की घूरती हुई नजर अपने ऊपर पता है तो अपने पैंट के पॉकेट से अपने रुमाल को निकालकर अपने सर पर आए पसीने को पोंछते हुए बहुत मुश्किल से रुद्राक्ष, अधिक, मान, अक्ष और कियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्रिंसिपल सर, मैं मानता हूँ कि गलती उन लोगों की है, लेकिन हर गलती का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं हो सकता। क्या होगा अगर यह बात राजा सा तक पहुँचेगी तो, या फिर आप लोगों के किसी भी फैमिली मेंबर तक पहुँचेगी तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष, तो क्या अब आप हमें सिखाएंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अधिक, या फिर आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी परवरिश खराब है? मान, कहीं आप हमारे फैमिली को तो इनडायरेक्ट टारगेट तो नहीं कर रहे हैं या उन्हें टोंट तो नहीं मार रहे हैं? अक्ष, बाबा सा और बड़े बाबा सा को बीच में लाने की सोचिएगा भी मत। कियान, या फिर आप हमें हमारी फैमिली के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलती से भी हमारे फैमिली तक यह बात पहुंची तो फिर आप अपना सोच लेना। अभी प्रिंसिपल सर ने अपनी बात कही ही थी कि तभी रुद्राक्ष घूरते हुए प्रिंसिपल सर को अपनी बात कहता है। वही रुद्राक्ष की बात खत्म होते ही अधिक प्रिंसिपल सर को घूरते हुए अपनी बात कहता है। इधर अधिक ने अभी अपनी बात जैसे ही खत्म की थी वैसे ही मान अपने दांतों को पीसते हुए प्रिंसिपल सर से अपनी बात कहता है। मानव के बातों को पूरा होने से पहले ही अक्ष एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ प्रिंसिपल सर को घूरते हुए अपनी बात कहता है। वही कियान भी सेम एक्शन के साथ ही अपनी बात जोड़कर प्रिंसिपल सर को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है। इधर प्रिंसिपल सर जो उन सब की ऐसी बात सुन रहे थे, वह अपने थूक को निगलते हुए अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए अपने सर को ना में हिला देते हैं। वहीं प्रिंसिपल सर को ना करता हुआ देखकर अधिक, रुद्राक्ष, अक्ष, मान और कियान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह पांचों ही एक डेविल स्माइल करके प्रिंसिपल सर को देखते हैं, फिर अपने शर्ट को ठीक करके बहुत ही स्टाइल के साथ प्रिंसिपल सर को बिना कुछ बोले या उनकी बिना कोई बात सुन केबिन से बाहर निकल जाते हैं। प्रिंसिपल सर के केबिन से बाहर निकलते ही बीच में रुद्राक्ष चल रहा था। रुद्राक्ष के दाएं साइड अधिक और अधिक के बगल में मान चल रहा था। इधर रुद्राक्ष के बाएं साइड अक्ष और अक्ष के बगल में क्या चल रहा था। वह सब बहुत ही टशन के साथ चलते हुए स्कूल से बाहर निकल रहे थे। तभी रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के उन लोगों से कहता है, रुद्राक्ष, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आई क्या? तुम लोगों में से किसी ने मेल चेक किया? अधिक, मेल आ चुका है, वेदांश उस पर काम भी कर रहा है। अक्ष, खबर पक्की है, हमें ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान, क्या इस बार भी हमें दिवाली माननी है? कियान, दिवाली का तो नहीं पता, लेकिन किसी का दिवालिया जरूर निकालना है। रुद्राक्ष, नाउ इज द टाइम टू रिमाइंड देम दैट वी आर रॉयल ब्रदर्स। अब वक्त है उन्हें याद दिलाने का कि हम रॉयल ब्रदर्स हैं। इस वक्त रुद्राक्ष, अधिक, अक्ष, कियान और मान इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वह कोई 8 साल के बच्चे ना होकर बहुत बड़े आदमी हो, और उन पांचों के ही चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह पांचों ही चलते हुए बाहर आते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर उन सब की अलग अलग कार लगी हुई थी। वह पांचों ही अपनी अपनी कार की तरफ जाने से पहले एक दूसरे को देखकर तिरछी स्माइल पास करते हैं, फिर अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। राजावत हवेली। राजावत हवेली के बाहर आकर एक कार आकर रुकती है। वहीं उस कार से अधीर और अक्ष बहुत ही स्टाइल से उतरते हैं। इधर अधीर पूरे शान के जैसे चल रहा था, वहीं अक्ष इतनी सी ही उम्र में अपने बालों में अपने हाथों को दल अपने बाल को सेट करते हुए अपने स्कूल ब्लेजर को अपने कंधे पर टिकाए हुए स्टाइल में चल रहा था। वही वहां खड़े गार्ड अधीर और अक्ष को देखकर ग्रेड कर रहे थे। साथ ही उन लोगों के चेहरे पर अक्ष को देखकर मुस्कुराहट भी थी। अभी अक्ष और अधीर राजावत हवेली के अंदर आते हैं, उतने में ही उन लोगों के कानों में एक रौबदार आवाज आती है। वही उस आवाज को सुनकर अक्ष और अधीर अपनी नजर उठाकर देखते हैं।
तो वहाँ पर अवतार अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे उन दोनों को ही घुर कर देख रहा था। अवतार ने इस वक्त व्हाइट कलर के कुर्ते और पजामी को पहना हुआ था। साथ ही अवतार ने अपने कुर्ते के ऊपर से आसमानी रंग का वेस्ट कोट पहना हुआ था। साथ ही उसने अपने सर पर आसमानी रंग के पगड़ी को बांधा हुआ था, जिस पर एक चिल का ब्रोच लगा हुआ था। इसके साथ ही अवतार के वेस्ट पॉकेट पर भी एक चिल का ब्रोच था। अवतार को इस वक्त देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जाने के लिए तैयार हुआ है। बात की जाए अवतार की तो अवतार जैसा कल था वैसा आज भी है, उसमें थोड़े से भी चेंज नहीं आए हैं, बल्कि अवतार अब पहले से भी ज्यादा हैंडसम लगने लगा था। साथ ही उसके बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। वहीं अवतार अधीर और अक्ष को देखकर घूरते हुए उन दोनों से कहता है, अवतार आप दोनों को क्या लगता है अगर आप दोनों हमसे बात छुपाएंगे तो क्या बात छुपा सकती है? याद रखिए हमारा नाम राजा अवतार सिंह राजावत है और हम यहाँ के राजा हैं। भले ही हमसे आपके प्रिंसिपल ने आपके डर से कुछ ना कहा हो, लेकिन हम तक आप सभी की हर एक खबर पहुँचती रहती है, तो जरा बताने का कष्ट करेंगे कि लड़ाई किस बात से हुई थी। अवतार अभी अपनी बात बोलकर अधीर और अक्ष को घूर रहा था। वही अधीर और अक्ष अपने नजरों को झुकाए अवतार की बातों को सुन रहे थे। इधर अंतरा भी अवतार के पास आकर अवतार के बगल में खड़ी हो जाती है और हैरान परेशान नजरों से कभी अपने बगल में खड़े अवतार को देखती तो कभी अपने सामने खड़े अधीर अक्ष को। अंतरा ने इस वक्त आसमानी रंग का जादूदार राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। साथ ही अंतरा ने अपने माथे पर रानी टीका पहना हुआ था। इसके साथ ही अंतरा ने अपने गले में रानी हार पहना हुआ था। अंतरा ने अपने कमर पर एक कमरबंद पहना हुआ था जो कि उसी रानी हार का ही सेट था। इसके साथ अंतरा ने अपने कानों में उसी रानी हार के सेट का ही झुमका पहना हुआ था। अंतरा के दोनों हाथों में आसमानी और लाल रंग की चूड़ी थी। अंतरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंतरा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह 2 बच्चों की मां है। अंतरा में कुछ भी बदलाव नहीं आया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंतरा वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गई थी। वहीं अंतरा अभी अवतार के पास खड़ी कभी अवतार को देख रही थी तो कभी अधीर अक्ष को। अंतरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अवतार को कैसे रोके, क्योंकि अवतार को किसी ने फोन करके बता दिया था कि अधीर अक्ष, मानव, रुद्राक्ष और कियान की लड़ाई हुई है। साथ ही इन पांचों ने प्रिंसिपल को भी धमकाया है कि वह घर पर कुछ ना बोले। इस बात को सुनकर अवतार काफी नाराज था। वही अशोक जी, दादी सा और दादा सा भी अब तक आ चुके थे। दादी सा और दादी सा इस वक्त थोड़े ज्यादा बूढ़े हो गए थे, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। वही अशोक जी के भी बाल और दाढ़ी हल्के हल्के उजाले हो चुके थे। अशोक जी, दादी सा और दादी सा भी इस वक्त तैयार हुए थे। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लोग कहीं जाने के लिए तैयार हुए हैं। अभी अवतार अक्ष या अधीर से कुछ और कहता कि तभी भावना जी आगे आता है। इसके साथ ही भावना जी अधीर अक्ष के पीछे से खड़े होकर एक हाथ अधीर के कंधे पर और एक हाथ अक्ष के कंधे पर रखकर उन दोनों को खुद में सटाते हुए अवतार को देखकर थोड़ी नाराजगी से अवतार से कहती हैं, भावना जी ऐसा क्या कर दिया है मेरे बच्चों ने जो तुम ऐसे इन्हें डांट रहे हो? अरे अभी अभी तो बच्चे स्कूल से आए हैं, कुछ खाए भी नहीं, आराम भी नहीं किया और तुम इन्हें ऐसे डांट रहे हो। हम पूछते हैं क्या गलती है इन लोगों की? क्या तुम्हें पूरी बात पता है? नहीं, तुम्हें पूरी बात नहीं पता, हमें पूरी बात पता है। हम बताते हैं क्या हुआ। अरे पता नहीं कौन लड़का था वो हमारे रुद्र के बारे में उल्टा सीधा हमारे मान को कह रहा था, हमारे बच्चों में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। अब कोई हमारे बच्चों में फूट डाले तो हमारे बच्चे उसके खिलाफ बोले भी ना, बस आ गया मान को गुस्सा और मान को बचाने के लिए अधीर अक्ष, कियान भी चले गए उनके साथ देने के लिए। फिर क्या रुद्र भी आ गया। इसमें हमारे बच्चों में से किसी की भी गलती नहीं है गलती उस लड़के की है और उस लड़के को रिस्ट्रिक्टेड भी कर
दिया गया है तो तुम हमारे बच्चों को मत डांटो। हमने शिवांश को भी कॉल करके कह दिया है कि खबरदार अगर उसने हमारे रुद्र को डांटा तो, और तुम हो कि इनके पीछे पर गए। अभी तो मेरे बच्चों ठीक से आए भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं है, आराम भी नहीं किया है, फिर हमें पूजा में भी तो जाना है। पता चला सब मंदिर पहुंच जाएंगे और हम रह गए। अंतरा बेटा तुम इन दोनों को ले जाओ, यह दोनों को ही तैयार करके रखना, हम सेरवट के हाथों से खाना भिजवा देते हैं। जाओ तुम इन दोनों को लेकर जाओ। अंतरा जी, छोटी माँ भावना जी एक सांस में अपनी सारी बातें बोलते हुए अंतरा की तरफ देखकर बच्चों को ले जाने का इशारा करते हुए अंतरा से अपनी बात कहती है। वही भावना जी की इशारा समझकर अंतरा भी भावना जी को जवाब देती है और जल्दी से आगे जाकर अधीर अक्ष को अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर अक्ष अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगता है, लेकिन अधीर वह अक्ष को घूरने लगता है और उसे चुपचाप चलने का इशारा करता है। वही अधीर का इशारा समझकर अक्ष मुंह बनाता है और अंतरा से लिपट कर जाने लगता है। वही अंतरा भी मुस्कुराते हुए अधीर अक्ष के सर पर हाथ रख उनके साथ चलती है और उन दोनों के ही कमरे में ले जाती है। अवतार भावना जी को उन दोनों बच्चों का पक्ष लड़ते हुए देखकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है। फिर लाचारी से भावना जी की तरफ देखकर भावना जी से कहता है, अवतार छोटी माँ, आपके लाड प्यार ने ही इन दोनों को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। आपको पता नहीं है, यह दोनों प्रिंसिपल को धमका के आए हैं। अवतार के बात सुनकर भावना जी अपना मुंह बना लेती है और अवतार को थोड़ा नाराजगी जताते हुए अवतार से कहती है, भावना जी अवतार हम जानते हैं, लेकिन तुम ही बताओ बच्चों को इस तरह से अगर तुम डांटोगे या फिर उनके ऊपर गुस्सा करोगे तो बच्चों को तो और भी बुरा लग जाएगा। फिर वह लोग हमें कुछ भी बताने से पीछे हट जाएंगे, यह सोचकर कि अगर हम लोगों ने घर में कुछ बताया तो हमें डांट ही पड़ेगी। लड़ाई में हम मानते हैं हमारे बच्चों की गलती नहीं है और हम यह भी मानते हैं कि अगर उन्होंने प्रिंसिपल को धमकाया है तो उसमें उनकी गलती होगी, पर यह बात हम उन्हें प्यार से समझा देंगे या फिर माँ साहब प्यार से समझा देगी या फिर अंतरा समझा देगी। तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, अभी ना हम लोग को जाना है, उसकी तैयारी में लगते हैं। मासा चलिए हम आपकी दवा आपको दे देती हैं, फिर हमें बाकी की भी तैयारी देखनी है। भावना जी अवतार से अपनी बात कहकर दादी सा की तरफ बढ़ती है और दादी सा का हाथ पकड़ते हुए उनके रूम की तरफ ले जाती है। इधर अशोक जी भी अवतार के कंधे पर हाथ रखकर अवतार का कंधा थपथपाते हैं। फिर वह भी मुस्कुराते हुए दादा सा को पकड़ के उनके कमरे में ले जाने लगते हैं। इधर दादी सा और दादी सा मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे थे। वहीं उन सब के जाने के बाद अवतार एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है, फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अवतार यह दोनों बच्चे क्या आए, हमारी तो जैसे वैल्यू ही इस घर में खत्म हो गई हो। चलो अवतार, तुम्हें अगर देर हो गई तो शिवांश तुम्हें ताना दे दे के मार देगा। अवतार खुद से इतना बड़बड़ाते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वहीं कुछ ही देर में राजावत पैलेस के बाहर 5 से 6 गाड़ियां लगी हुई थी। पहली गाड़ी में अवतार अंतरा बैक सीट पर बैठे हुए थे, वहीं दूसरी गाड़ी में भावना जी अशोक जी बैठे हुए थे, उन दोनों के साथ अक्ष बैठा हुआ था। तीसरी गाड़ी में दादी सा दादा सा बैठे हुए थे, वहीं उन दोनों के साथ अधीर बैठा हुआ था। सबके बैठते ही उस कार का काफिला भानगढ़ की सड़कों पर दौड़ने लगता है। वहीं उन तीनों कार के आगे पीछे 4 से 5 कार एक्सेट्रा चल रही थी, सभी के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें राजावत परिवार के बॉडीगार्ड थे। दूसरी तरफ ठाकुर निवास। इस वक्त एक अंधेरे कमरे में एक लड़का अपने लैपटॉप पर अपनी नजरें टिकाए बहुत ध्यान से देख रहा था। वही उस लड़के की आंखें क्रिस्टल ग्रे कलर की थी। वह लड़का अपनी क्रिस्टल ग्रे आईज से अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखते हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर
रहा था। इसके साथ ही उस लड़के की उंगलियां बहुत तेजी से लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उस अंधेरे कमरे का डोर नॉक होता है। वही डोर नॉक होने की आवाज सुनकर वह लड़का अपने लैपटॉप के एक बटन को दबाता है। इसके साथ ही वह अपना लैपटॉप बंद करके अपनी जगह से उठता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। फिर वह लड़का एक रिमोट उठाकर लाइट ऑन करता है। वही जब उस लड़के के चेहरे पर रोशनी पड़ती है, वह लड़का दिखने में यही कोई 8 से 9 साल का होगा। भले ही वह लड़का 8 से 9 साल का हो, लेकिन वह देखने में इस उम्र में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। साथ ही उस लड़के के सिल्की बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे, इसके साथ उस लड़के ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए हुए बैठा हुआ था। वह लड़के के फेशियल फीचर्स काफी शार्प थे, जिसे देखकर यह कहा जा सकता था कि ये लड़का आगे जाकर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम बनने वाला है। वहीं वह लड़का बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने बेड पर बैठे अपने सामने घूर रहा था। इसके साथ ही वह अपनी नजर घुमाकर डोर की तरफ घूरते हुए काफी ठंड टोन में कहता है, अंदर आ जाइए। उस लड़के के बोलते ही उस लड़के के रूम का डोर ओपन होता है और एक औरत जिसने इस वक्त हर रंग की राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था, इसके साथ ही उसने रानियां वाला श्रृंगार किया था, वह मुस्कुराते हुए अंदर आती है। यह और कोई नहीं बल्कि वेदिका थी, जो अभी भी पहले के जैसे ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। वही वेदिका उस लड़के के रूम में अंदर आती है और उस लड़के को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वेदिका, वेदांश बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी क्यूट आंटी भी कब से आपको ढूंढ रही है। आपको याद है ना, हम सबको मंदिर जाना है पूजा के लिए और इसलिए हम माधवगढ़ से यहाँ आए हैं। वेदिका की बात सुनकर वेदांश अपने नजर को वेदिका के चेहरे पर टिकाए हुए अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपने सर को हाँ में हिलता है और वेदिका से कहता है, वेदांश आप चलिए मॉम, हम आ रहे हैं। वेदांश का जवाब सुनकर वेदिका एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और फिर मुस्कुराते हुए वेदांश को जल्दी आने का कहकर वेदांश के रूम से निकालकर चली जाती है। तो आई मिलते हैं वेदांश से। नाम वेदांश आर्यन सिंह राठौड़, उम्र 8 साल। अंश आर्यन सिंह राठौड़ और वंशिका अंश आर्यन सिंह राठौड़ के एक लौटे बेटे हैं। इनकी क्रिस्टल ग्रे आइज में बहुत कुछ चलता रहता है और बहुत से राज दफन हैं जो यह किसी को बताते नहीं हैं। माधवगढ़ और जैसलमेर के होने वाले राजा, साथ ही गुस्से के काफी तेज। पूरे आर्यन सिंह राठौड़ खानदान के लाडले वेदांश आर्यन सिंह राठौड़ के चेहरे पर आज तक किसी ने भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा, ना ही वेदांश आर्यन सिंह राठौड़ ने आज तक मुस्कुराया है। हमेशा ही अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर घूमता है। अगर कोई एक बार वेदांश को देख ले तो वह यह मानने को तैयार ही नहीं होगा कि वेदांश अभी सिर्फ 8 साल का है। वेदांश के इस नेचर से अंश और वेदिका काफी परेशान रहते हैं, लेकिन वह लोग चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। अंश और वेदिका ने वेदांश को डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि वेदांश के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, जिसे सुनकर अंश और वेदिका हमेशा ही परेशान रहते थे। वहीं वेदांश की दादी दादा और नानी नाना ने जब इस बात को सुना तो उन लोगों ने वेदांश के लिए बहुत सारे पूजा पाठ भी किया, लेकिन ना उन लोगों ने आज तक वेदांश के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और ना ही कोई और एक्सप्रेशन। वेदांश को अपनी फीलिंग्स बयां करना आता ही नहीं था। तो अब आते हैं कहानी की ओर। वेदिका के जाने के बाद वेदांश कुछ देर तक डोर को घूरता है, फिर अपनी जगह से उठकर अपने रूम से निकल जाता है। वही वेदांश अपने रूम से निकलकर एक और रूम की तरफ जाता है, फिर उस रूम का डोर नॉक करता है। रूम का डोर नॉक होने से ही अंदर से एक लड़के की आवाज आती है, साथ ही वह वेदांश को अंदर आने के लिए कहता है। वह आवाज सुनकर वेदांश रूम का डोर ओपन करता है और उस रूम के अंदर जाता है तो सामने बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठे लड़के को देखकर कहता है, वेदांश क्या सब ठीक रहा? हमें पता है सब ठीक रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई?
वही वेदांश के बात सुनकर सामने बैठा लड़का, जो और कोई नहीं रुद्राक्ष मान और कियान थे, वह वेदांश की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिलते हैं। इसके साथ ही वेदांश पीछे मुड़कर रुद्राक्ष का रूम का डोर बंद करता है। फिर रुद्राक्ष मान और कियान के पास जाकर उस के बेड पर बैठकर कुछ बातें करने लगता है। रुद्राक्ष मान और कियान भी काफी सीरियस एक्सप्रेशन लेकर वेदांश से कुछ बातें करने लगता है। नीचे हॉल में डाइनिंग एरिया में इस वक्त एक बड़ी सी थाल में बहुत सारे बेसन के लड्डू रखे हुए थे। उस बेसन के लड्डू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़े काम के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि वह एक पूरे शहर में बांटा जा सके। वही अन लड्डुओं को किसी की नजर बुरी तरीके से घूर रही थी। डाइनिंग एरिया की दूसरी तरफ एक लड़का, जिसको देखने से यह लग रहा था कि उसकी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल की होगी, वह अन लड्डुओं को अपनी लालच भरी नजरों से घूर रहा था। साथ ही उसके जुबान अपने होठों पर चल रहे थे। वही उस लड़के के बगल में 5-6 साल का एक और लड़का खड़ा अपनी नीली आंखों में लालच लिए अन लड्डुओं को घूर रहा था। उन दोनों ही लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर मौका मिला तो यह दोनों ही लड़के उन लड्डुओं को छोड़ेंगे नहीं। तभी उन दोनों लड़कों के बगल में खड़ा एक और लड़का, जो अन लड्डुओं को घूर रहा था, उसकी भी उम्र यही कोई 5-6 साल की होगी। वह पहले लड़के और उसे नीली आंखों वाले लड़के से कहता है, दिव्यांश देव, क्या तुम दोनों को लगता है यह प्लान सही होगा? हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं बड़ी माँ, छोटी माँ और माँ को पता चला ना तो वह बहुत डांटने वाली है, क्योंकि यह महापूजा के लड्डू है। उस लड़के की बात सुनकर वह दोनों लड़के, जिनमें से एक का नाम दिव्यांश था, जो पहले अपने जुबान को अपने होठों पर चल रहा था, वह अपनी नजर घुमाकर उस लड़के को घूरते हुए उस लड़के से कहता है, दिव्यांश यार, अनय तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होगा। वही दिव्यांश की बातों को हाँ में हाँ मिलाते हुए दिव्यांश के बगल में खड़ा दूसरा नीली आंखों वाला लड़का, जिसका नाम देव था, वह भी उस लड़के की तरफ देखता है जिसका नाम अनय था, और फिर अपने सर को हाँ में हिलाकर अनय से कहता है, देव, दिव्यांश ठीक कह रहा है, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम सिर्फ 4 लड्डू तो लेंगे, हर एक के लिए 4। अनय, लेकिन यह पूजा हमारी प्रिंसेस के लिए है, तो क्या हम सब अपनी प्रिंसेस के साथ गलत नहीं करेंगे? उसके पूजा में शामिल होने वाले लड्डू में से लेकर, क्योंकि हमने मासा को बड़ी मासा से बात करते हुए सुना था, वह कह रही थी कि इस लड्डू को झूठा नहीं होने देना है। वही अनय की बात सुनकर दिव्यांश और देव एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद दिव्यांश और देव अपने सर को हिलाकर अनय की तरफ देखकर एक साथ अनय से कहते हैं, दिव्यांश तुम ठीक कह रहे हो अनय, हम अपनी प्रिंसेस के साथ गलत नहीं कर सकते देव, और अगर यह प्रसाद झूठा हो गया तो हमारी प्रिंसेस के लिए गलत होगा। बहुत जल्दी याद नहीं आ गया तुम लोगों को कि प्रसाद झूठा कर देने से गलत हो जाएगा। अभी दिव्यांश और देव अनय से अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी उन लोगों के कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। वही अपने कानों में जानी पहचानी आवाज सुनकर वह तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके साथ ही वह तीनों पीछे मुड़कर हैरानी से देखने लगते हैं। ठाकुर निवास। इस वक्त अनय, दिव्यांश और देव अपने सामने खड़े शख्स को हैरानी से देख रहे थे। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा इन तीनों के बारे में। नाम दिव्यांश विक्रांत सिंह, उम्र 5 साल। विक्रांत और दिया के इकलौता बेटा। दिखने में बिल्कुल अपनी माँ दिया पर गया है, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल इसके पापा विक्रांत के जैसी ही है। साथ ही यह अपने बड़ी मॉम सिद्धि के फेवरेट बच्चे हैं, क्योंकि यह और इसकी बड़ी मॉम एक साथ मिलकर ढेर सारी बदमाशियां करती हैं। इसके साथ ही इसकी बड़ी मॉम इन्हें इसकी मासा से भी बचाती है, क्योंकि यह हमेशा ही बदमाशी करके अपनी मासा को तंग कर देते हैं। यह अभी 1st स्टैंडर्ड में है। नाम देव शिवांश सिंह ठाकुर, उम्र 5 साल। सिद्धि और शिवांश के दूसरे बेटे रुद्राक्ष के छोटे भाई। दिखने में यह बिल्कुल सिद्धि के ऊपर गया है, सिवाय आंखों के, क्योंकि देव की आंखें भी शिवांश और रुद्राक्ष के जैसी नीली है।
साथ ही देव में इनके दादा बाबा की जान बसती है। शिवांश और सिद्धि ने देव का नाम शिवांश के बाबा के ऊपर रखा था। देव को देखकर दादा ठाकुर को अपने स्वर्गवासी बेटे देव की याद आती थी, क्योंकि देव जी भी बचपन में इसी तरह दिखा करते थे। देव के चेहरे पर सिद्धि की मासूमियत भर भर के छलकती थी, लेकिन यह शैतानी करने में सिद्धि से भी 4 कदम आगे थे। शैतानी की बात की जाए तो दिव्यांश, देव और मोक्ष का नाम सबसे आगे रहता था। इन सब में अनय हमेशा ही इन लोगों की बातों में फंस जाया करता था, जिस वजह से उसका भी नाम इन लोगों के शैतानियों में जुड़ जाता था। लेकिन सभी लोग यह बात अच्छे से जानते थे कि अनय बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता, वह तो बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है। नाम अनय आवान सिंह ठाकुर, उम्र 5 साल। आवान और वाणी के इकलौते बेटे। अनय हमेशा ही बहुत शांत रहा करता था। लोगों को तो कभी कभी हैरानी भी होती थी कि इतना छोटा बच्चा इतना शांत कैसे रह सकता है और वह मस्तियाँ क्यों नहीं करता है। लेकिन वह लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि अनय ऐसा क्यों है। अनय बिल्कुल अपने बाबा सा आवान सिंह ठाकुर के ऊपर गया था, सूरत से भी और स्वभाव से भी। वैसे वाणी भी शांत ही रहा करती थी, इसलिए अनय भी इतना शांत है। अपने दादा बाबा का सबसे आज्ञाकारी पोता है। अनय वही अपनी बड़ी माँ सा सिद्धि के जिगर का टुकड़ा है। भले ही एक बार अनय किसी और की बात को टाल दे, लेकिन मजाल नहीं कि अनय अपने बड़ी माँ सा की बातों को टाल सके, क्योंकि अनय की बड़ी माँ सा उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब आते हैं कहानी की ओर। इस वक्त अनय, दिव्यांश और देव अपने सामने खड़े इंसान को देखते हैं। फिर एक दूसरे का चेहरा देखकर दिव्यांश देव को कुछ इशारा करता है, जिसका इशारा पाकर देव अपने सर को 2-3 बार जल्दी जल्दी हाँ में हिला देता है। इसके साथ ही देव अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखकर कहता है, देव, चिराग भाई, वैदिक भाई, इवाद भाई, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को कोई काम था? वहीं देव के सामने 3 लड़के अपने सीने पर हाथ बांध कर खड़े थे। उन तीनों ही लड़कों की उम्र देखने में 6 से 7 साल के बीच होगी। वह तीनों ही लड़के दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। तभी उन तीनों में से एक लड़का आगे आता है, जिसने इस वक्त रेड कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और वह देव दिव्यांश को घूरते हुए उन दोनों से कहता है, क्या तुम लोगों को ये बात बार बार समझाना पड़ेगा कि तुम लोग अब बड़े हो रहे हो, इस तरह के बदमाशी मत किया करो। और अगर अभी यह लड्डू झूठे हो जाते तो क्या होता? यह तो प्रसाद के लिए नहीं जा पाता ना। उस लड़के की बात सुनकर दिव्यांश और देव एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर अपने सर को नीचे झुकाकर एक साथ रहते हैं। दिव्यांश, सॉरी वैदिक भाई। देव, सॉरी वैदिक भाई, अब से ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी सिर्फ कहा नहीं जाता, सॉरी फिल भी किया जाता है। और तुम लोग हमेशा ही ऐसी बदमाशी करते हो, साथ ही बेचारे अनय को भी अपने साथ खींच लेते हो। देव और दिव्यांश अभी अपनी बात वैदिक से कह ही रहे थे कि तभी उन तीनों लड़कों में से एक दूसरा लड़का, जिसने नीले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वह आगे आता है। फिर वह देव और दिव्यांश को घूरते हुए उनसे अपनी बात कहता है। वही उस लड़के की बात सुनकर अनय जल्दी से आगे आता है और उस लड़के का हाथ पकड़कर उस लड़के से कहता है, अनय, इवांत भाई सा, हम सच बता रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। वहीं अनय यह बात सुनकर वह लड़का जिसका नाम इवांत था, वह मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिलता है। फिर अनय के सर पर अपने हाथ को रखकर अनय के बालों में अपने हाथ को फिरा देता है। तभी तीसरा लड़का भी आगे आता है, जिसने इस वक्त हरे रंग का कुर्ता पजामा पहना था। वह लड़का अनय, दिव्यांश और देव की तरफ देखकर उन तीनों से कहता है, चलो तुम लोग हाल में चलो, वहाँ पर बड़ी माँ सा सबका इंतजार कर रही हैं। फिर हम लोग को मंदिर भी निकलना है। वही उस लड़के की बात सुनकर दिव्यांश, अनय और देव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इसके साथ ही वह तीनों अपने सर को हाँ में हिलाते हुए उस लड़के से लिपटकर एक साथ कहते हैं, दिव्यांश, ठीक है चिराग भाई।
देव, थैंक यू चिराग भाई। अनय, यू आर द बेस्ट चिराग भाई। वही वह लड़का जिसका नाम चिराग था, वह उन दोनों की बात सुनकर हंस देता है और हंसते हुए उन तीनों के सर पर बारी बारी अपने हाथों को फेरते हुए उन तीनों को हाल की तरफ जाने का इशारा करता है। वही वह तीनों ही मुस्कुराते हुए हाल की तरफ दौड़कर भाग जाते हैं। देव, दिव्यांश अनय के जाने के बाद वैदिक और इवांत चिराग की तरफ देखते हैं तो चिराग मुस्कुराते हुए उन तीनों को देखकर चलने का इशारा करता है। वही चिराग का इशारा पाकर वैदिक और इवांत एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर लाचारी से अपने सर को ना में हिलाते हुए हाल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वह सब भी जान रहे थे कि चिराग को बोलने का कोई फायदा नहीं है। चिराग अपने छोटे भाइयों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें ऐसी सिचुएशन से बचा लेता है। वैदिक और इवात के जाने के बाद चिराग भी मुस्कुराते हुए उन सब के साथ आगे बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में। नाम वैदिक, शमशेर सिंह, उम्र 7 साल। शमशेर और अमाया का इकलौता बेटा। दिखने में बिल्कुल शमशेर के जैसा ही है, सिर्फ दिखाने में ही नहीं, स्वभाव से भी शमशेर के जैसा ही है। साथ ही इसके चेहरे पर अमाया की भी झलक दिखती है। जब वैदिक मुस्कुराता है तो वह पूरी अमाया के जैसे लगता है। वही वैदिक हमेशा ही अपने छोटे भाइयों को समझाता रहता था, साथ ही उन्हें वक्त आने पर प्रोटेक्ट भी करता था। नाम इवांत, मनन मेहरा, उम्र 7 साल। मनन और इति का इकलौता बेटा। घर में सबका लाडला है, साथ ही अपने दादा दादी और बुआ माँ का सबसे फेवरेट बेटा है। मुकेश जी और माया जी तो इवांत के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते। यह कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ मुकेश जी और माया जी इति के लिए पहले मनन को डांट दिया करते थे, वहीं अब इवांत के लिए भी मनन को डांट पर ही जाता है। मनन को तो इवांत की वजह से इति से भी डांट सुनना पड़ जाता है। वही इति भी मनन से ज्यादा इवांत को ही प्यार करती है, ऐसा मनन को लगता है, जिस वजह से बाप बेटे में हमेशा ही एक कोल्ड वॉर चलती रहती है। नाम चिराग, देव सिंह, उम्र 7 साल। देवा और चित्रा का इकलौता बेटा। चिराग दिखने में बिल्कुल देवा के जैसा ही है, लेकिन इसका स्वभाव बिल्कुल अपनी माँ के जैसा सुलझा हुआ और सबको प्यार बांटने वाला है। शमशेर और अवी के 6 महीने बाद ही दादी सा ने देवा की शादी एक लड़की से करवाई जिसका नाम चित्रा था। चित्रा तो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसका स्वभाव भी काफी सुंदर था। चित्रा ज्यादातर शांत ही रहती थी और हमेशा सबसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करती थी। वही देवा को चित्रा का इतना शांत स्वभाव बहुत पसंद था। देवा को जैसी लड़की चाहिए थी, दादी सा ने देवा के लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ कर देवा की शादी चित्रा से करवाई थी। वही चित्रा भी देवा के रूप में इतना अच्छा पति पाकर काफी खुश थी। शादी के 1 साल पूरे होते होते चित्रा और देवा पेरेंट्स बन चुके थे। ठीक उसी समय इति और मनन को भी एक लड़का हुआ था जिसका नाम उन्होंने इवांत रखा था। वही देवा को जब चिराग हुआ था तो उसके 1 महीने पहले ही वैदिक ने जन्म लिया था। चिराग का शांत स्वभाव सबको चित्रा की ही परछाई लगता था। वही चित्रा ने भी अपने बेटे चिराग को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। चिराग तो जैसे अपने बाबा सा का गर्व है और अपनी माँ सा के आंखों का तारा। दादी सा तो चिराग के ऊपर अपने खूब सारे लाड को लड़ाती हैं। हाल में इस वक्त सभी घर वाले मौजूद थे। वही दादा ठाकुर अपने बगल वाले सोफे पर बैठे शिवांश की तरफ घूर कर देख रहे थे। इधर शिवांश भी जो अपने मोबाइल में देख रहा था, वह जब दादा ठाकुर की घूरती हुई नजर अपने ऊपर पाता है तो अपनी नजर घुमाकर दादा ठाकुर को देखता है, फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपने मोबाइल को लॉक करके वापस से अपने पॉकेट में रखता है। फिर अपनी नजर को घुमाकर दूसरी तरफ लाचारी से देखने लगता है। वही इस वक्त हाल में बाकी सब लोग भी मौजूद थे। सुमित्रा जी, शशिक जी, माया जी, मुकेश जी, देवेंद्र जी, देवकी जी, सुग्रीम जी, कीर्ति, अवी, समीर, मान्यता, शमशेर, अमाया, मनन, इति, आवान, वाणी, देवा, चित्रा,
वेदिका और अंश सभी हाल में बैठकर दूसरे सोफे की तरफ देख रहे थे। इसके साथ ही वह सभी अपनी कनखियों नजरों से शिवांश की तरफ देखकर कुछ कुछ इशारा करते हुए अपने सर को झुकाकर हंस भी रहे थे। वहीं शिवांश जब सबको अपनी तरफ देखकर हंसता हुआ पाता है तो अपने दांतों को पीसते हुए उन सबको घूरने लगता है। तभी वहां पर दिव्यांश, देव, अनय, वैदिक, चिराग और इवांत आ जाते हैं। देव तो सीधे जाकर शिवांश की गोदी में चढ़कर बैठ जाता है। इधर शिवांश भी अपने बेटे को अपनी गोदी में संभाल कर बैठा लेता है। तभी देव सामने देखता है और अपनी सर को घुमाकर शिवांश की तरफ देखकर अपनी क्यूट सी आवाज में शिवांश से कहता है, देव बाबा सा मासा आपको इस तरह गुस्से में क्यों घूर रही है? क्या आपने फिर से कोई गलती कर दी? शिवांश, हमें नहीं पता बेटा, आपकी मासा हमें गुस्से में क्यों घूर रही है। शायद आपकी मासा को हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वह हमें गुस्से में घूर रही है। और हाँ, हमने कोई गलती नहीं की है। आपकी मासा को आजकल बहुत गुस्सा आता है। देव की बातों को सुनकर शिवांश देव के सर को सहलाता है। फिर देव का चेहरा सामने की तरफ करके एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और देव से अपनी बातें को कहता है। वही शिवांश की बात सुनकर देव अपने सर को हाँ में हिलाता है। फिर अपनी नजर सामने सोफे पर बैठी हुई गुस्से में मुंह फैलाकर घूर रहे शिवांश को देख रही सिद्धि से स्माइल करते हुए पूछता है, देव मासा आप बाबा सा से गुस्सा है? क्या आप बाबा सा को गुस्से में क्यों घूर रही है? क्या बाबा सा से कोई गलती हो गई है? देव की बात सुनकर सिद्धि अपने दोनों हाथों को देव की तरफ फैला देती है। वहीं सिद्धि का इशारा पाकर देव कसमसाते हुए शिवांश की गोदी से उतरने की कोशिश करने लगता है। देव की हरकत देखकर शिवांश भी अपने सर को ना में हिलाते हुए देव को नीचे उतार देता है तो देव जल्दी से जाकर सिद्धि के बगल में बैठ जाता है। वहीं सिद्धि भी देव को अपने गले से लगाकर साइड हग कर लेती है। इसके साथ ही अपने हाथों में पकड़े हुए चॉकलेट को देव की तरफ बढ़ा देती है। सिद्धि के हाथों से चॉकलेट लेकर देव भी मजे से खाने लगता है। तभी देव की नजर अपने बगल में बैठे हुए एक और लड़के पर पड़ती है जो मजे से चॉकलेट खा जा रहा था। देव उस लड़के को घूरते हुए उस लड़के से कहता है, देव ओए मोक्ष, तू कहाँ रह गया था? हम दिव्यांश और अनय कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, तू आया क्यों नहीं वहाँ पर? वहीं देव के बातों पर सिद्धि के बगल में बैठा एक लड़का जिसकी उम्र देव के ही उम्र के आसपास होगी और उसने अपने मुंह पर चॉकलेट लगाया हुआ था, वह उस चॉकलेट को खाते हुए देव की तरफ देखकर बहुत ही आराम से देव से कहता है, मोक्ष, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं चॉकलेट खा रहा था और मासी चाचा ने मुझे चॉकलेट खाने को भी दे दिया, इसलिए मैंने सोचा पहले चॉकलेट खा लेता हूँ, वरना तू और दिव्यांश मुझसे छीन कर खा लेगे। दिव्यांश, वो तो ऐसे भी छीना जाएगा, ला दे इसे। मोक्ष अभी अपनी बात कह ही रहा था कि तभी दिव्यांश आगे आता है और मोक्ष के दूसरे हाथों में पकड़े हुए 2 चॉकलेट को मोक्ष से छीन लेता है। इसके साथ ही मोक्ष को घूर कर देखने लगता है। दिव्यांश के चॉकलेट छीन लेने पर मोक्ष भी खुन्नस में दिव्यांश को घूरता है, लेकिन दिव्यांश मोक्ष को इग्नोर कर एक चॉकलेट खुद के पास रख लेता है। फिर दूसरा चॉकलेट जाकर अनय को देते हुए अनय से कहता है, दिव्यांश ले, तू भी खा ले, वरना तू तो किसी से ना मांगेगा ना ही लेगा। पगलू कहीं का, हमेशा मुझे ही तेरे लिए हर चीज लानी पड़ती है। दिव्यांश अपनी बात अनय से कहते हुए अनय को चॉकलेट दे देता है। अनय भी मुस्कुराते हुए दिव्यांश के हाथ से चॉकलेट ले लेता है और उसे फाड़ कर खाने लगता है। वहीं दिव्यांश भी बड़े मजे से अनय के बगल में बैठ जाता है और चॉकलेट का मजा लेकर चॉकलेट खाने लगता है। वहीं उन सब बच्चों की हरकत देखकर हाल में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर मोक्ष दिव्यांश को घूरते हुए अपने चॉकलेट को जोर जोर से खा रहा था, जैसे वह चॉकलेट को नहीं दिव्यांश को खा रहा हो। तो चलिए मिलते हैं मोक्ष से। नाम मोक्ष समीर सिंह राजपूत, उम्र 5 साल। समीर मान्यता का छोटा बेटा और मानव का छोटा भाई। यह दिखने में बिल्कुल मान्यता की कार्बन कॉपी है, बस इसकी हरकतें,
वह समीर के जैसे मिलती है। वहीं जहां मानव अपने दादू का फेवरेट है, मोक्ष अपनी दादी का फेवरेट है। वैसे तो सुमित्रा जी और शशांक जी दोनों ही मोक्ष मानव से बराबरी का प्यार करते हैं, लेकिन जब मोक्ष की बात आती है तो सुमित्रा जी शशांक जी को भी डांटने में पीछे नहीं हटती हैं। मोक्ष के लिए तो सुमित्रा जी समीर को भी नहीं छोड़ती और उसे भी सुना देती हैं। सुमित्रा जी के होते हुए उनके दोनों पोतों को कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। मोक्ष की अपनी मासी चाचा सिद्धि से बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि इसकी माफी चाचा जब भी कुछ चटपटा खाती है तो मोक्ष को भी खिलाती है, खास कर चॉकलेट। तो अब आते हैं कहानी की तरफ। सिद्धि अभी भी शिवांश को बैठे घूर रही थी। सिद्धि की बात की जाए तो सिद्धि ने अभी रेड कलर का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। इसके साथ ही सिद्धि ने अपने गले में रानी हार पहना हुआ था और अपने माथे पर रानियां वाला टिका पहना हुआ था। वहीं सिद्धि ने अपनी मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर सजाया हुआ था और गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र। सिद्धि ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। सिद्धि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वक्त के साथ सिद्धि की खूबसूरती, क्यूटनेस और भी बढ़ती जा रही थी। सिद्धि को देखकर ऐसा लग रहा था कि सिद्धि दिन भर दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। वो 2 बच्चों की माँ लगती ही नहीं थी, वो तो अभी भी एक कॉलेज गोइंग गर्ल लगती थी। वही शिवांश की भी स्मार्टनेस कुछ कम नहीं हुई थी। शिवांश भी उसी तरीके से स्मार्ट और हैंडसम था जिस तरह से वह पहले था। शिवांश में एक जरा भी चेंज नहीं आए थे, बस शिवांश ने अपनी बॉडी थोड़ी ज्यादा बना ली थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। शिवांश अभी सिद्धि से कुछ बोलने के लिए अपनी मुंह खोलता कि तभी रुद्राक्ष, वेदांश, मान और कियान के साथ नीचे आते हुए सिद्धि की तरफ बढ़ जाता है। मान जाकर अपने दादू मुकेश जी के बगल में बैठ जाता है, वही कियान भी जाकर अपने दादू सुग्रीम जी के बगल में बैठ जाता है। इधर रुद्राक्ष, वेदांश सिद्धि के पास आते हैं। वहीं वेदांश घुरकर मोक्ष और देव को देखता है, क्योंकि वह दोनों ही इस वक्त बच्चों जैसा चॉकलेट खाकर पूरे मुंह पर फैलाए हुए थे। वही देव वेदांश को घूरती हुई नजर पाकर अपने दांतों को वेदांश को दिखा देता है। इधर वेदांश भी एक आह भर के दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन रुद्राक्ष वह मोक्ष और देव के हाथ से चॉकलेट छीनकर टेबल पर रखता है, फिर उन दोनों को घूर कर देखता है। रुद्राक्ष की घूरती हुई नजर अपने ऊपर पाकर दोनों ही सकपका जाते हैं और जल्दी से वहां पर से उठ कर दिव्यांश अनय के पास जाकर बैठ जाते हैं। अनय तो पहले से ही बहुत अच्छे से बैठा था, लेकिन दिव्यांश वो जब रुद्राक्ष और वेदांश को देखता है तो वो भी बहुत सीधा बच्चा बनकर बैठ जाता है। इधर सभी लोग उन लोगों की हरकत देखकर धीरे से हंस देते हैं। तभी रुद्र सिद्धि के एक हाथ को पकड़कर अपने दोनों हाथ में रखता है, फिर सिद्धि को देखकर बहुत प्यार और धीरे से सिद्धि से पूछता है, रुद्र माँ सा क्या हुआ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं और इतना गुस्सा में आप बाबा सा को क्यों घूर रही हैं? क्या बाबा सा ने आपको कुछ कहा? हमें बताइए, हम बाबा सा से बात करेंगे। रुद्र की बात सुनकर अवि, शमशेर, समीर, देवा, आवान, मनन और अंश अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगते हैं। इसके साथ ही तिरछी नजरों से शिवांश को देखते हैं, जो अपने दांतों को किटकिटाते हुए रुद्र को देख रहा था और खुद से ही बड़बड़ाते हुए धीरे से कह रहा था, शिवांश हमारी लिटिल गर्ल को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। यह कभी कभी तो हमें यकीन ही नहीं होता कि यह हमारी ही औलाद है। जहां इसे हम दोनों के बीच का प्यार बढ़ता चाहिए, वही यह हमारी लिटिल गर्ल को हमसे छीनने की कोशिश करते रहते हैं। और क्या कहा इन्होंने, यह हमसे बात करेंगे? अरे बात तो इनसे हम करने वाले थे। जो कांड इन लोगों ने स्कूल में किया है उसे कारनामे के बारे में, लेकिन लिटिल गर्ल को अभी टेंशन नहीं देना चाहते, इसलिए कुछ बोला नहीं, बाद में बताते हैं। शिवांश अपनी बात खुद से कहकर घूरते हुए रुद्राक्ष को देख रहा था। इधर सिद्धि रुद्राक्ष की बात सुनकर रोने लगती है। वहीं सिद्धि को इस तरह से रोता हुआ देखकर सब घबरा जाते हैं और सिद्धि की तरफ चले जाते हैं। वहीं शिवांश भी जल्दी से अपनी जगह से उठता है और
सिद्धि के पास जाकर सिद्धि के बगल वाली सोफे पर बैठकर सिद्धि के आंसू को पोंछता है। इधर सिद्धि शिवांश के इस तरह करने से शिवांश के हाथों को झटक कर अपने मुंह को फेर लेती है। इसके साथ ही और भी जोर जोर से रोने लगती है। ठाकुर निवास। सिद्धि जोर जोर से शिवांश से अपना मुंह फेर कर रोते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि हमें कुछ नहीं पता, आप बदल चुके हैं। शिवांश जी, आप अब हमसे प्यार ही नहीं करते। हमने जब आपको कहा कि हम मंदिर के सीढ़ियों पर अपने पैरों से चढ़ेंगे तो आप हमें क्यों नहीं चढ़ने देंगे? आप हमेशा इसी तरह करते हैं। जब भी हम मंदिर की सीढ़ियां पर चढ़ने जाते हैं या फिर अपनी रूम में जाते हैं तो आप हमें गोद में उठा लेते हैं। आप हमें चलने ही नहीं देते। हम आपकी गोद में घूमते घूमते थक गए हैं। आज भी आप हमें तैयार करके गोद में उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। आप हमें अपने पैर को चलाने ही नहीं देते। आप सच में बहुत बुरे हैं। हमने आपसे कहा भी, लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। अबे। सिद्धि अपनी बातें शिवांश से कहते हुए रो रही थी। वही सिद्धि की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शिवांश को घूर कर देखने लगते हैं। इधर रुद्राक्ष भी अपनी माँ सा की बात सुनकर अपने बाबा सा को देख रहा था। वही देव, मोक्ष, दिव्यांश और अनय अपनी जगह से जल्दी से उठते हैं। इसके साथ ही वह सब आकर सिद्धि के पास खड़े हो जाते हैं। वहीं दिव्यांश अपनी आंखें छोटी छोटी कर शिवांश को घूरने लगता है। इधर शिवांश जब देखता है कि दिव्यांश उसे ही किस तरह से घूर कर देख रहा है तो शिवांश भी दिव्यांश को घूरते हुए दिव्यांश से कहता है, शिवांश ऐसे क्या घूर रहे हैं आप हमें? हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है दिव्यांश, लिटिल मॉम कभी भी गलत नहीं कहती। अगर लिटिल मॉम यह कह रही है कि आप अब लिटिल मॉम से प्यार नहीं करते तो लिटिल मॉम ठीक कह रही है। अनय और नहीं तो क्या बड़ी माँ कभी भी गलत बात नहीं बोलती। बड़ी माँ इस ऑलवेज राइट देव। हाँ हाँ बाबा सा, माँ सा कभी गलत थोड़ी होती है। माँ सा तो हमेशा ही सही होती है। मोक्ष, गलत तो आप हो जाते हैं जब ना तब माँ सी चाचा को तंग करते रहते हैं। पता नहीं माँ सी चाचा ने आपसे शादी कैसे कर ली। अगर मैं उस वक्त होता ना तो आपको माँ सी चाचा से शादी ही नहीं करने देता क्योंकि मैं खुद ही माँ सी चाचा से शादी कर लेता। शिवांश ने अभी दिव्यांश से अपनी बात कही ही थी कि तभी दिव्यांश शिवांश को देखकर शिवांश से अपनी बात कहता है। वही दिव्यांश की बात खत्म होने से पहले ही अनय भी अपनी नाक को सिकुड़ के शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से अपनी बात कहता है। इधर अनय जब देखता है कि उस के बड़ी मॉम किस तरह से रो रही है तो अनय भी शिवांश से अपनी नाराजगी जताते हुए शिवांश से अपनी बात कहता है। वहीं अनय की बात खत्म होते ही देव भी अनय के हाँ में हाँ मिलाकर शिवांश से अपनी बात कहता है। वही देव की बात जैसे ही खत्म होती है मोक्ष आगे आता है और वह सिद्धि के दोनों हाथ को पकड़कर शिवांश को घूरते हुए शिवांश से अपनी बात कहता है। अभी शिवांश से कोई कुछ और कहता कि तभी शिवांश अपनी जगह से खड़े होकर उन सभी को घूरते हुए उन सभी से कहता है, शिवांश बस बहुत हो गया। आप सब लोग हमें गलत बोल रहे हैं जबकि आप सब जानते हैं कि लिटिल गर्ल की इस वक्त कंडीशन क्या है। क्या कीर्ति ने नहीं बोला था कि लिटिल गर्ल को ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है? लेकिन आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और आप लोग यह भी जानते हैं कि यह अच्छे से आराम नहीं करती हैं, जिस वजह से पिछले हफ्ते ही इनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी और अब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और रही बात आपकी लिटिल गर्ल, तो हम आपकी सारी बात मानेंगे लेकिन यह बात बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ेगी, क्योंकि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगी। आई बात समझ और आप उठिए, मंदिर में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अवतार सभी को लेकर मंदिर पहुँच चुका है। रुद्र, आप समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? शिवांश अपनी बात सबसे कहने के बाद सिद्धि को देखता है। वही सिद्धि अब अपने आंसू पोंछ कर घूर कर शिवांश को देखने लगती है। इधर शिवांश सिद्धि से अपनी बात कहने के बाद रुद्र की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करते हुए कहता है। वही रुद्र शिवांश की बात जैसे समझ गया था।
इसलिए उसने अपने सर को हाँ में हिला देता है। रुद्र के सर को हाँ में हिलता देख शिवांश भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। फिर सिद्धि की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ अपने एक हाथ को बढ़ा देता है। सिद्धि भी शिवांश के हाथ को पकड़ कर संभाल के खड़े होती है। सिद्धि इस वक्त 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी बम काफी ज्यादा दिख रहा था। शिवांश सिद्धि को इस वजह से ज्यादा चलने फिरने नहीं देता था क्योंकि कीर्ति ने शिवांश से कहा था कि सिद्धि को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। सिद्धि की 3rd प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी जिस वजह से शिवांश भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वह सिद्धि का इतना ख्याल रखता था। शिवांश को तो जब पता चला था कि सिद्धि वापस से प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, तो शिवांश ने सिद्धि का अबॉर्शन करवाने के बारे में सोचा था, लेकिन सिद्धि ने उस वक्त साफ मना कर दिया और वह शिवांश के सामने रोने लगी थी। उस वक्त सिद्धि बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी जिस वजह से सिद्धि की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं दादा ठाकुर को जब इस बारे में पता चला तो दादा ठाकुर शिवांश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। दादा ठाकुर ने पूरे 1 महीने तक शिवांश से बात नहीं की थी और न ही सिद्धि ने 1 महीने तक शिवांश से बात नहीं की थी। बहुत सारे डॉक्टर के सलाह लेने के बाद जब डॉक्टर ने सिद्धि की प्रेगनेंसी के बारे में यह बताया कि अगर उसे रेस्ट दिया जाए और मेडिसिन टाइमली दी जाए, साथ ही वह अपने खाने पीने का ध्यान रखे, तो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकती है। जिसे सुनकर शिवांश को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है और वह इस बच्चे के लिए मान जाता है। शिवांश सिद्धि के सोफे पर से उठते ही सिद्धि को अपनी गोद में उठता है, फिर सिद्धि को लेकर ठाकुर निवास से बाहर चला जाता है। शिवांश जाकर सिद्धि को अपनी कार में बैक सीट पर अपने गोद में लिए ही बैठ जाता है। सिद्धि भी अपने मुंह को फुलाकर शिवांश को देख रही थी तो शिवानी सिद्धि की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और झुक के उसके दोनों गालों को बारी बारी किस कर लेता है। इधर शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि खिलखिलाकर हंस देती है। शिवांश समझ रहा था कि सिद्धि का तुरंत में रोना, तुरंत में हंसना और तुरंत में गुस्सा हो जाना, यह सब प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। शिवांश के कार में बैठते ही बाकी के घर वाले भी सभी कार में बैठ जाते हैं। इसके साथ ही ठाकुर निवास से गाड़ियों का काफिला फुल सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ विक्रांत का रूम, सारे लोग अब तक जा चुके थे। वहीं विक्रांत के रूम में विक्रांत अपने बेड पर बड़े आराम से सो रहा था। विक्रांत की बाहों में ही दिया भी विक्रांत के सीने से लगकर सो रही थी। इस वक्त विक्रांत और दिया के शरीर पर सिर्फ एक ब्लैंकेट रखी हुई थी। वही उस ब्लैंकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त विक्रांत और दिया के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं। उस ब्लैंकेट के अलावा वहीं सोते हुए विक्रांत के चेहरे पर काफी चमक थी, लेकिन विक्रांत के बाहों में सो रही दिया के चेहरे पर एक थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। वही विक्रांत के रूम के पूरे फर्श पर दिया और विक्रांत के कपड़े बिखरे हुए थे, जिसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि रात को इस रूम में क्या हुआ होगा। विक्रांत अभी दिया को अपने बाहों में लेकर सुकून से सो ही रहा था कि तभी विक्रांत का गेट हल्के से खुलता है और कोई अक्ष विक्रांत के रूम में आता है। यह अक्ष किसी और का नहीं, टाइसन का था। टाइसन इस वक्त काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर मैच्योरिटी साफ देखी जा सकती है। टाइसन विक्रांत के रूम में आकर एक नजर दिया को देखता है, जो था कि हरी विक्रांत की बाहों में ही सो रही थी। दिया के चेहरे को देखकर टाइसन नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही टाइसन की नजर विक्रांत पड़ जाती है, टाइसन की नजरों में एक नाराजगी नजर आने लगती है। टाइसन अपने कदमों को बढ़ाकर विक्रांत के साइड जाता है और विक्रांत को देखने लगता है। टाइसन विक्रांत को देखते हुए विक्रांत के पास जोर से दहाड़ मार देता है। टाइसन के दहाड़ मारने से विक्रांत और दिया हड़बड़ा करके उठ जाते हैं। दिया अपने शरीर पर जल्दी से ब्लैंकेट को लपेट के हड़बड़ाते हुए इधर उधर नजर घुमा कर देखती है। वहीं विक्रांत अपने कमर पर ब्लैंकेट को रखे अपने सीने पर अपनी एक हाथ को रख लंबी लंबी सांस लेते हुए सामने देखने लगता है। विक्रांत के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था।
लेकिन जैसे ही विक्रांत की नजर सामने खड़े टाइसन के ऊपर जाती है, विक्रांत अपनी आंखें छोटी छोटी करके टाइसन को घूर कर देखने लगता है। वहीं टाइसन भी विक्रांत को ही घूरे जा रहा था। इधर विक्रांत टाइसन को घूरते हुए टाइसन से कहता है, विक्रांत क्या है बे, सुबह सुबह आकर डरा दिया। अरे अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो रहा था, रात को प्रोसेस किया था ना अपने आने वाले दूसरे बच्चे का, बस इसीलिए थकावट से सो गई थी, तो मैं भी उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। लेकिन तुम्हें तो जैसे मेरी नींद चैन सब उजाड़ना है, इसलिए आ गए सुबह सुबह मेरी नींद उजाड़ने। विक्रांत अपनी बात टाइसन से बहुत प्राउडली कह रहा था, जैसे उसने कितने ज्यादा शाबाशी का काम किया है। वही विक्रांत की बात सुनकर टाइसन अभी भी अपनी आंखें छोटी छोटी कर विक्रांत को घूर रहा था। इधर विक्रांत की इतनी बेकार बात सुनकर दिया भी अपने आप को ब्लैंकेट से लपेटे हुए विक्रांत को गुस्से में घूर रही थी। दिया विक्रांत को गुस्से में घुरते हुए अपने कमर को सहलाई जा रही थी। दिया अपने कमर को सहलाते हुए बेड से उठने की कोशिश करते हुए विक्रांत से कहती है, दिया पता नहीं इस इंसान के अंदर कितना ज्यादा हव्स भरा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मैं इस ठरकी और हवसी इंसान से शादी कर रही हूँ, जो मुझे शादी के बाद चैन से सोने नहीं देगा, तो मैं बहुत पहले ही इस बारे में सोचती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दिया विक्रांत से अपनी बात कहते हुए बेड पर से उठने की कोशिश कर रही थी। वही विक्रांत दिया की बात सुनकर दिया को देखकर खिसियानी हंसी हंसते हुए दिया से कहता है, विक्रांत खी 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 खी, सही कहा तुमने जान, अब पछताने से क्या फायदा, अब तो मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। वैसे तुम यह क्यों भूल जा रही हो कि हम अपने अगले बच्चे का प्रोसेस कर रहे हैं। अरे शिवांश भाई सा को अब तीसरा बच्चा होने वाला है और देखो मैं एक ही बच्चे पर रुका हुआ हूँ। मुझे भी तो अपनी फैमिली बढ़ानी है और 5-6 बच्चे और करने हैं। दिया पहले खुद बड़े हो जाओ और एक बच्चा जो पहले से है उसको संभाल लो, उसके बाद से और बच्चों के बारे में सोचना। खुद तो उसके साथ दिन भर शरारतें करके मुझे परेशान करते रहते हो, पता नहीं और आ जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तुम दोनों बाप बेटे तो मुझे और भी पागल करके रख दोगे। विक्रांत की बातों पर दिया बेड से खड़े होकर विक्रांत को घूरते हुए विक्रांत से अपनी बात कहती है। वही दिया की बात सुनकर विक्रांत अपना मुंह बनाकर दिया को देखने लगता है। वही विक्रांत अभी दिया से कुछ और कहता कि तभी उन लोगों के कानों में टाइसन की एक बार फिर से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। इधर टाइसन को दोबारा दहाड़ता हुआ देखकर विक्रांत और दिया टाइसन को देखने लगते हैं। वहीं विक्रांत टाइसन को देखते हुए उसे घूर कर कहता है, विक्रांत क्या हुआ बे, बार बार क्यों दहाड़ रहा है। एक तो मियाँ बीवी के पर्सनल रूम में घुस गया, उन्हें रोमांस में दखल देने के लिए जाकर अपनी बीवी के पास रहना। उस रॉबिन ने तुझे भी तो बीवी दी है, जाकर उसके पास रह, जब देखो मुझे डिस्टर्ब करने आता है। अब क्या हुआ तुझे। विक्रांत की बातों पर दिया और टाइसन एक साथ घुरकर विक्रांत को देखने लगते हैं। वहीं विक्रांत टाइसन से अपनी बात कहकर टाइसन को ही देखे जा रहा था। इधर टाइसन दोबारा से दहाड़ मारता है, जिससे विक्रांत की धड़कन एक बार फिर से जोर जोर से धड़कने लगती है, क्योंकि इस बार टाइसन ने विक्रांत के और भी ज्यादा करीब आकर विक्रांत को देखते हुए दहाड़ मारा था। वहीं विक्रांत अपने कलेजे पर हाथ रखकर अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कन को कंट्रोल करते हुए टाइसन को देखने लगता है, तो टाइसन विक्रांत को देखकर अपने सर से दूसरी तरफ देखने का इशारा करता है। टाइसन के सर का इशारा देखकर दिया और विक्रांत उस दिशा की ओर देखते हैं जिस दिशा की ओर विक्रांत को टाइसन ने इशारा किया था। जब दिया और विक्रांत उस दिशा की ओर देखते हैं तो अपनी आंखें फाड़े हैरानी से वहां पर देखने लगते हैं, क्योंकि टाइसन ने उन दोनों को घड़ी की तरफ इशारा किया था, जहां इस वक्त 1100 बज रहे थे। घड़ी में 1100 बजता देख विक्रांत और दिया एक साथ झटके से अपना सर घुमाकर एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। फिर दिया अपने दांतों को किटकिटाते हुए विक्रांत को देखकर विक्रांत से कहती है, दिया यह सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, ठरकी कहीं के। अब तक तो सब लोग चले गए होंगे, हमें भी जल्दी से तैयार होकर निकलना होगा, उठो जल्दी करो।
विक्रांत से अपनी बात कहते हुए दिया अपनी जगह से उठती है और दौड़ते हुए बाथरूम में चली जाती है। दिया के जाते ही विक्रांत टाइसन की तरफ देखता है तो टाइसन अपना मुंह घुमाकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ विक्रांत के रूम से बाहर निकल जाता है। इधर टाइसन का एटीट्यूड देखकर विक्रांत अपना मुंह बनाकर टाइसन को घूरने लगता है। तभी विक्रांत अपनी जगह से उठता है और जल्दी से फर्श से अपने पैंट को उठाकर पहनता है और कबर्ड से अपने कपड़े लेते हुए दूसरे बाथरूम में दौड़ पड़ता है तैयार होने के लिए, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था। कुछ ही देर में ही विक्रांत और दिया तैयार होकर आ जाते हैं। विक्रांत ने इस वक्त ऑरेंज कलर का पजामा कुर्ता पहना हुआ था। इसके साथ ही विक्रांत ने अपने पैरों में व्हाइट कलर की मोजड़ी पहन रखी थी। विक्रांत ने अपने बालों को अच्छे से जेल से सेट करके रखा हुआ था। विक्रांत आया और नीचे कार के पास खड़ा होकर दिया था इंतजार करने लगता है। वहीं दिया भी हड़बड़ाते हुए नीचे आई। दिया ने भी इस वक्त ऑरेंज कलर का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। इसके साथ ही दिया ने अपने मांग में विक्रांत के नाम का सिंदूर और गले में विक्रांत के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। इसके अलावा दिया ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियों के साथ सोने के कंगन भी पहने हुए थे। दिया ने अपने गले में गला बंद पहना हुआ था और उसी गला बंद के सेट ईयररिंग को अपने कानों में पहना हुआ था। दिया ने अपने पैरों में सोने की पायल पहनी हुई थी। वहीं दिया ने अपनी पतली सी कमर पर एक सोने के पतले से कमरबंद को पहना हुआ था। दिया विक्रांत के पास आती है तो विक्रांत जल्दी से दिया के लिए पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर दिया को उसमें बैठा देता है और खुद ड्राइवर से चाबी लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। इसके साथ ही वह ड्राइव करते हुए ठाकुर निवास से बाहर निकल जाता है। एकलिंगजी मंदिर उदयपुर में मौजूद एकलिंगजी मंदिर राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 734 में बाप्पा रावल द्वारा निर्माण करवाया गया था। आपको बता दें कि यह मंदिर एक चारमुखी मूर्ति के चलते पूरे भारत में फेमस है और यह भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ शासकों के देवता रहे हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि 15वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर को लूटने के लिए कई बार आक्रमण भी हुए थे, जिसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। पूरा रजावत परिवार मंदिर पहुंच चुका था और बस ठाकुर परिवार के आने का इंतजार हो रहा था। पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारी भी कर ली थी और अब बस मुहूर्त के समय का इंतजार हो रहा था। उतने में मंदिर के बाहर से एक साथ कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई, जिसमें से एक गाड़ी से शिवांश सिद्धि को गोद में लेकर उतरा और मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। बाकी की गाड़ियों में से भी सभी लोग उतरते हैं, फिर वो सब भी मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहीं मंदिर में आने के बाद सिद्धि की नजर सबसे पहले अभिमन्यु जी, अंतरा के पापा, के ऊपर गई, जिन्हें देखकर सिद्धि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई थी। अभिमन्यु जी को देखकर सिद्धि ने शिवांश की तरफ अपना सर घुमाकर देखा, जिसने सिद्धि को अपनी गोद में उठा रखा था। वही सिद्धि ने शिवांश की तरफ देखकर उसे अभिमन्यु जी की तरफ ले जाने का इशारा किया। शिवांश भी सिद्ध का इशारा समझकर अपनी गोद में पड़ी हुई सिद्धि को अभिमन्यु जी के पास लेकर आया और उसे संभालकर नीचे खड़ा कर दिया। वही शिवांश जब सिद्धि को नीचे फर्श पर खड़ा करता है तो सिद्धि जल्दी अभिमन्यु जी से गले लगते हुए बोलती है, सिद्धि पापा आप कैसे हो? हमने आपको बहुत मिस किया। आप तो हमसे कल मिलने आने वाले थे ना, तो क्यों नहीं आए? अभिमन्यु जी जो इस वक्त व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, उन्होंने सिद्धि के गाल को छूते हुए बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए सिद्धि से कहते हैं, अभिमन्यु जी मैं ठीक हूँ, बच्चे आप कैसे हो? अभिमन्यु जी की बात सुनकर सिद्धि अभिमन्यु जी से अलग होती है, फिर अपने बगल में खड़े शिवांश को घूर कर देखती है, फिर अपनी नजर घुमाकर अभिमन्यु जी की तरफ देखकर अपने मुंह को फुलाकर सिद्धि शिवांश की शिकायत करते हुए अभिमन्यु जी से कहती है, सिद्धि क्या कहे पापा, यह तो हमें नीचे ही नहीं उतरने देते हैं, हमारे पैरों को नीचे जमीन पर रखने ही नहीं देते हैं।
हर वक्त बस हमें अपने गोद में उठाकर यहाँ से वाहन लेकर चले जाते हैं। अभी आपने देखा ना कैसे यह हमें गोद में उठाकर ला रहे थे, बस ऐसे ही यह हमें गोद में उठाए रहते हैं। सिद्धि शिवांश की शिकायत करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी और वही शिवांश सिद्धि की बात सुनकर बस सिद्धि को ही घूर रहा था। शिवांश अभी बस यही सोच रहा था कि उसकी लिटिल गर्ल को बस एक मौका मिलना चाहिए और बस फिर क्या उसकी लिटिल गर्ल अपने शिवांश जी की शिकायत करना शुरू कर देती है। वहीं सिद्धि की शिकायत सुनकर बाकी सब शिवांश का चेहरा देख मुस्कुरा रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि कोई तो है जिसे शिवांश खुद भी नहीं बच सकता। बातें सुनने से सिद्धि तो शिवांश को भी बातें सुना देती है और शिवांश सिद्धि को कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि आज तक शिवांश ने कभी भी सिद्धि से ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही सिद्धि को किसी चीज के लिए मना किया और इसी का फायदा सिद्धि उठाया करती थी। शिवांश ने खुद ही सिद्धि को बहुत बिगाड़ के रखा था, यहाँ तक कि अगर सिद्धि से कुछ गलती भी हो जाती थी तो शिवांश सिद्धि से कुछ नहीं बोलता था। वही सिद्धि की शिकायत सुनकर अभिमन्यु जी शिवांश की तरफ घूर कर देखने लगते हैं तो शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और लाचारी से अपने सर को ना में हिला देता है। वही अब भावना जी आगे आती है और हंसते हुए शिवांश से कहती है, भावना जी चलो ठीक है शिवांश, अब सिद्धि को लेकर चलो मंदिर के अंदर, मुहूर्त का टाइम होता जा रहा है। भावना जी की बात सुनकर शिवांश अपने सर को हाँ में हिलता है। फिर शिवांश सिद्धि को उठाने के लिए जैसे ही झुकता है, सिद्धि जल्दी से अपने कदमों को बढ़ाकर अंतरा के पास खड़ी हो जाती है और घुर कर शिवांश को देखने लगती है। इधर शिवांश भी सिद्धि को अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूरने लगता है। तभी अवतार शिवांश को देखते हुए शिवांश से कहता है, अवतार रहने देना यार, बन्नी को थोड़ा चलने दे, देख यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं है, बस एक ही सीढ़ी है, चल अंदर चलते हैं। अवतार की बात सुनकर शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपने सर को हाँ में हिला देता है। वहीं सिद्धि यह देखकर बड़ी सी स्माइल करके अंतरा के साथ अंदर चली जाती है। इधर सिद्धि के साथ बाकी सब लोग भी अंदर चले जाते हैं। वहीं अभिमन्यु जी भी अपनी व्हील चेयर के बटन को प्रेस करके मंदिर के अंदर व्हील चेयर को बढ़ा देते हैं। अभिमन्यु जी अभी 4 साल पहले ही ठीक हुए हैं। उन्हें 4 साल पहले ही होश आया था और जब उन्हें होश आया तब सब यह जानकर काफी खुश हुए थे। वहीं जब अभिमन्यु जी ने अंतरा से यह जाना कि सिद्धि अब उन के पास है तो अभिमन्यु जी यह जानकर बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि अभिमन्यु जी हमेशा से ही सिद्धि को अंतरा के जितना ही प्यार करते थे और वह सिद्धि को अपनी बेटी ही मानते थे। इधर सिद्धि को भी जब अभिमन्यु जी के बारे में पता चला तो वह काफी ज्यादा खुश हुई थी और अभिमन्यु जी से जाकर मिली थी। अभिमन्यु जी को होश तो आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने यह कह दिया था कि अभिमन्यु जी के चलने की चांसेस बहुत कम है। उनके एक्सीडेंट में चोट लगने की वजह से वह चल नहीं पाएंगे, पर यह जरूरी नहीं कि वह जिंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे। अगर उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट और हमेशा थेरेपी मिलती रहेगा तो एक ना एक दिन वह ठीक होंगे, साथ ही वो चल भी पाएंगे। वहीं अभिमन्यु जी ये जानकर काफी हैरान थे कि अंतरा और सिद्धि दोनों ने ही शादी कर ली है, साथ ही उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। उस वक्त देव सिद्धि की गोद में था। वहीं पहले तो अभिमन्यु जी अवतार और शिवांश से मिलकर खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इन दोनों लड़कों ने ही उनके दोनों बेटियों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनको फंसाकर उनसे शादी की है और दोनों ही लड़के अच्छे नहीं हैं। कुछ वक्त तक तो अवतार शिवांश को अभिमन्यु जी सिद्धि और अंतरा के पास भटकने भी नहीं देते थे। वह अपने नातियों और अपनी बेटियों के साथ अपने घर में रहकर खुश थे, लेकिन जब अभिमन्यु जी ने सिद्धि के लिए शिवांश के दिल में इतना ज्यादा प्यार और केयर देखा था, फिर अंतरा के लिए अवतार के दिल में भी इतना ज्यादा प्यार, अपनापन और केयर देखा था तो उनका दिल पिघल गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने दोनों ही दामाद को अपना लिया था। इस वक्त अभिमन्यु जी अपने घर में रहते हैं,
साथ ही अभिमन्यु जी के लिए शिवांश ने एक मेल नर्स को रखा था। वही अवतार ने भी अवि से बात करके एक डॉक्टर हमेशा ही अभिमन्यु जी के लिए रखा था। अभिमन्यु जी अक्सर ही अपने दोनों बेटियों और नातियों से मिलने आया करते थे। वही अंतरा और सिद्धि भी अभिमन्यु जी से जाकर मिलती रहती थी। अभिमन्यु जी की तो सबसे ज्यादा पटरी देव और रक्ष से खाया करती थी। अभिमन्यु जी देव और रक्ष के साथ मिलकर खूब शैतानियां किया करते थे। अभी सब लोग जाकर मंदिर में अंदर जाकर वही नीचे बिछे गद्दों पर बैठ जाते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। तभी अभिमन्यु जी की नजर अंतरा पर गई, जिसे अवतार उसके बगल में बैठकर उसे परेशान कर रहा था और अंतरा उसे घूर घूर कर देख रही थी। वही अभिमन्यु जी की नजर सिद्धि पर गई, जो शिवांश के बगल में बैठकर शिवांश को हर छोटी बड़ी बात पर परेशान कर रही थी और शिवांश उसे प्यार से समझा रहा था। फिर अभिमन्यु जी ने एक नजर सिद्धि को देखा और फिर एक नजर अंतरा को देखकर उन्होंने अपने एकलिंग जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, अभिमन्यु जी, मेरी दोनों बच्चियां अपनी जिंदगी में अब खुश हैं। सो माय डियर लिसनर्स, कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड? उम्मीद है आप लोगों को आज का भी एपिसोड बाकी एपिसोड की जैसा पसंद आया होगा। तो जैसा आप लोगों को पसंद आया है वैसे ही मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार है। कमेंट के साथ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने नज़दीकी अपने दोस्तों को ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।